सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है एक समसामयिक मुद्दे पर है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अभी जो चुनावी काल चल रहा है और आम चुनाव का ये जो पूरा सेशन चल रहा है, तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव से संबंधित मुद्दे उठाएं और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाएं, ताकि ये जो भारतीय इतिहास का एक निर्णायक चुनाव है, इसमें हम प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर चयन के लिए लोग प्रेरित हों। और इसलिए हम मुद्दों को उन्हीं दृष्टिकोणों से आपके सामने रखते चले जा रहे हैं। आज की स्ट्रीम है ये आरक्षण से घृणा को लेकर है। ये जो टाइटल है ये हमने पेरियार के राइटिंग और वर्क्स जो हैं उसमें से उठाया हुआ है। और जो मूल टाइटल है उनका वो है ब्राह्मणों का आरक्षण से घृणा, वहाँ से हमने उठाया है। लेकिन इसका संबंध एक समसामयिक के विषय से भी है, समसामयिक के मुद्दे से भी है। और उस समसामयिक मुद्दा ये है कि आप में से कई सारे लोग इस बात को जानते होंगे कि अभी मीडिया में एक खबर काफ़ी चर्चाओं में रही, और वो खबर ये है कि भाई उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो खुद को योगी कहते हैं, और वो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर कई सारे अपने आर्टिकल्स लिख के रखे हुए हैं। और उसमें से एक आर्टिकल है आरक्षण के विषय पर उन्होंने एक आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसा कि एक सवर्ण मानसिकता हमेशा काम करती है, बड़ी मीठी और लाग लपेट की भाषा में वो आरक्षण पर प्रश्न उठा रहे हैं और इस आरक्षण को देश को नष्ट करने वाला और खराब के रूप में बता रहे हैं। ठीक है, तो उन 2 पन्नों के उस आर्टिकल से हम शुरुआत करेंगे कि क्यों तथाकथित सवर्णों को, जो SC ST OBC को मिलने वाला आरक्षण है, इससे घृणा क्यों है। और ये अपनी घृणा को विभिन्न तरीके से व्यक्त करते रहते हैं। इनकी घृणा व्यक्त करने के तरीके अलग अलग किस्म के होते हैं। कई बार सीधे आरक्षण से घृणा व्यक्त की जाती है, तो कई बार आरक्षण ले लिए वर्गों पर आरोप लगाया जाता है कि इनकी वजह से दूसरे लोग आरक्षण नहीं ले पा रहे। कई बार ये हितैषी बन जाते हैं SC ST OBC के और कहते हैं भाई देखिए, SC ST OBC में वो फलाने सबसे कमजोर वर्ग है, वो तो आरक्षण का लाभ ही नहीं ले पा रहा। ये कुछ ही लोग हैं जो आरक्षण का लाभ लेते जा रहे हैं। तो इनके बदले हुए रंग रूप आप देखिए, कभी आरक्षण का सीधा विरोध है, कभी आरक्षण के हितैषी बन के जो आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे उनके हवाले से आरक्षण को खराब बताने की प्रक्रिया आपको दिखाई देती है। ठीक, तो कुल मिलाकर यह है कि नाना प्रकार से आरक्षण पर प्रश्न उठाते रहते हैं और इसी बीच बड़ी चालाकी से सवर्णों को 10% आरक्षण लिया, उस पर कोई आर्टिकल लेख कभी नहीं लिखे गए, ना उसकी भत्सना की गई, क्योंकि वो तो खुद को मिला है तो उसे जल्दी से हक करने की मानसिकता दिखाई देती है। ठीक, तो उस सवर्ण आरक्षण को इतनी आसानी से पचा लिया गया, ना उस पर लेख लिखे गए, ना आर्टिकल लिखे गए, ना उसकी भत्सना की गई। जो समाज के SC ST वर्ग को मिल रहा आरक्षण है, इसी पर बार बार वार क्यों यहां पर किया जाता है। ठीक है, तो हम उस लेख से शुरुआत करेंगे और फिर आरक्षण के इस घृणा के मामले को केवल लिखित स्वरूप में नहीं व्यक्त किया जाता, जमीनी स्तर पर जब योगी आदित्यनाथ जैसे लोग आरक्षण से घृणा को अपने लेखों में व्यक्त करते हैं, BJP RSS समर्थित लोग लंबे समय से आरक्षण के घृणा के अपने विचारों को व्यक्त करते आ रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये विचार समाज में तैर जाते हैं, समाज में फैल जाते हैं और समाज में बड़ा वर्ग जो है, सवर्णों का एक बड़ा वर्ग जो जातिवाद के आरक्षण का लाभ ले रहा है, लेकिन वो फिर SC ST OBC से आरक्षण से घृणा करने लगता है। और इसका नतीजा ये होता है कि जब हमारे बच्चे शिक्षा में जाते हैं तो उन्हें आरक्षण रूपी इस दैत्य का, आरक्षण से घृणा रूपी इस दैत्य का सामना करना पड़ता है। तो हम विशेष संदर्भ उठाएंगे आज आरक्षण से घृणा के एग्जाम्पल के तौर पे IITs में किस तरह से दबे छुपे तरीके से आरक्षण होता है, क्या विचार हैं उन लोगों के जिन्होंने वहां आरक्षण से घृणा को वहां के शैक्षणिक तंत्र में देखा है, और वो घृणा व्यक्त करने के उनके तरीके सीधे हैं आत्महत्या के आंकड़े,
और अप्रत्यक्ष भी हैं, वो क्या हैं, किस तरह से इस पूरे खेल को वहां खेला जाता है। तो जो प्रश्न है आरक्षण से घृणा का, वो यक्ष प्रश्न बन के हमारे सामने खड़ा रहता है। और पेरियार ने अपने जो कंप्लीट वर्क्स है उसमें बाकायदा आर्टिकल लिखा हुआ था कि भाई ब्राह्मणों को आरक्षण से घृणा क्यों है। ठीक है, मूलतः ये विचार वहीं से फैलते हैं और फिर समाज के सवर्ण वर्ग में ये बड़ी आसानी से तैरते हुए चले जाते हैं। ठीक, ये पूरा मामला है जिस मामले को लेकर हम यहाँ चर्चाओं को व्यक्त करने वाले हैं। और इसके बाद हम उस अनोखी सजा के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत में न्याय व्यवस्था कैसे काम करती है। अमीरों के बच्चे अगर गाड़ी चढ़ाकर गरीबों को मार भी दे तो उनके लिए न्याय व्यवस्था बड़ी सॉफ्ट है। और कोई गरीब आदमी अगर अपना लोन भी ना चुका पाए तो उसका ट्रैक्टर उठा के ले जाते हैं, उसका जीना मुश्किल कर देते हैं, घर में से सामान फेंक देते हैं सिर्फ सड़े सी बात के लिए। और अमीरों का बच्चा अगर गाड़ी चढ़ाकर मार भी दे तो ये न्याय व्यवस्था बड़ी सॉफ्टली काम करती है। तो न्याय व्यवस्था के दोहरे मानदंड, उसका एक मजाकिया उदाहरण जो इस समय मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, वो आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा। देखिए किस तरह का न्यायिक मजाक इस देश में चला करता है। अमीरों के लिए नर्म सा सॉफ्ट सा न्याय, भले ही वो मार भी दे, और समाज के कमजोर वर्ग जिनसे SC ST OBC से इस देश के जेल भरे हुए हैं, उनके लिए बड़ा कठोर तरीके से न्याय काम करता है। ठीक है, और केवल कमजोर वर्गों के प्रति नहीं, उनके नेताओं के प्रति भी, लालू जी के लिए, शिबू सोरेन के लिए और तमाम सारे बहुजन नेताओं के लिए भी न्याय बड़ा कठोरता से काम करता है। लेकिन केजरीवाल के लिए ये न्याय बड़ा नर्म, मुलायम और सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो भारत की न्याय व्यवस्था पर प्रश्न उठाती हुई एक और विषय जो इस समय चर्चाओं पे बना हुआ है, उसे भी हम यहाँ स्ट्रीम में लेंगे। बने रहिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। देश के हालातों पर हम गौर करने वाले हैं और विदर टू को ये देश आखिर जा कहाँ रहा है, इन मुद्दों को आज हम चर्चाओं में लेते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने प्रेजेंटेशन से, इस पूरे मामले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या आरक्षण से घृणा का ये खेल किस तरह से इस देश में खेला जा रहा है। उसके कई मुखौटे हैं, उसमें से एक मुखौटे को आज हम उजागर करेंगे, आपके सामने चर्चाओं में लेते हैं। चलिए, तो ये प्रेजेंटेशन आपके सामने रखता हूं। चलिए देखिए, मैंने स्क्रीन यहाँ से शेयर की हुई है और ये आपके पास कुछ ही समय में उपलब्ध होगी। और इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस पूरे मामले को हम समझने की कोशिश करेंगे, आखिर क्या मामला है और क्या स्थितियां हैं इस देश में आरक्षण को लेकर। ठीक, तो पूरा मामला क्या है, देखिए हमने कुछ न्यूज साइट से ये मुद्दा या आर्टिकल या अपने मटेरियल को कुछ उठाया है, क्योंकि न्यूज से संबंधित मटेरियल है। क्या मामला है, तो देखिए आर्टिकल था, सत्येंद्र ने इसे छापा भी। किस तरह से योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में अपने विचारों को व्यक्त करते समय आरक्षण से वो अपनी घृणा को छुपा नहीं पाते। क्या पूरा मामला है, देखते हैं। देखिए, तो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के किस तरह से आरक्षण के विरोध में है, इसे जानने की जरूरत है। योगी ने अपनी वेबसाइट yogiadityanath.in पर एक लेख आरक्षण के विरोध में लिखा है। ठीक है, तो योगी जी हैं, इन्होंने आरक्षण के विरोध में एक लेख लिखा हुआ है तो आरक्षण की समीक्षा से संबंधित पर एक लेख इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक, ये अभी भी उपलब्ध है और जाकर आप इसे पढ़ सकते हैं। उन्होंने इसे हटाया नहीं है, उनकी हिम्मत अभी भी गजब की है, क्योंकि अभी भी हिम्मतें हैं। मतलब समझिए, ये सरकार SC ST OBC के वोट से बनी सरकार इतनी दम रखती है, धर्म के नाम पर बनी सरकार होने के कारण, कि ये SC ST OBC को मिलने वाले आरक्षण को गरिया सकते हैं और उनसे वोट भी ले सकते हैं। ठीक, इसलिए बड़ी क्या बोलते हैं, मजबूती से ये पूरी बात यहाँ पर रखते हैं। और क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ, चलिए इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, 18 मई की न्यूज है और हम वापस चलते हैं योगी आदित्यनाथ के उस मुद्दे पर। ठीक है,
तो ये 2 पन्नों का एक लेख है जो योगी आदित्यनाथ ने अपने वेबसाइट पर लिखा है। उपलब्ध था, अब है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक ये प्रकाशित हुआ है तब तक ये आर्टिकल उपलब्ध था। बाकी नेट पे तो उपलब्ध हो ही जाएगा। तो इनका आर्टिकल का शीर्षक ये है कि आरक्षण की आग में सुलगता देश, योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ के हिसाब से आरक्षण एक आग है जिसमें देश सुलग रहा है। आगे क्या लिखते हैं देखिए। हाँ, किसी समाज अथवा जाति को अगर अकर्मठ अथवा निकम्मा बनाना हो तो उसे बिना कर्म किए सुविधा प्रदान करते जाइए। निश्चित ही एक समय के बाद अकर्मठता एवं निकम्मापन उस जाति अथवा समाज में सर्वत्र दिखाई देता है। ठीक है, तो आप समझिए ये आरक्षण के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान है। वो कह रहे हैं कि किसी समाज को, किसी जाति को अगर निकम्मा बनाना हो, मतलब आरक्षण लेकर इस देश के SC ST OBC लोग और अब जनरल भी निकम्मे हो गए। ठीक है, तो इनके हिसाब से आरक्षण निकम्मा बनाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा समझिए दर्शकों, ये खेल बड़ा खतरनाक है। खतरनाक तरीके से सारी चीजें यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही हैं। आप दिमाग में मौजूद गंदगी समझ सकते हैं इनके, और ये गंदगी समाज के इन जैसे लोगों के सभी के दिमागों में है। ठीक है, हालांकि ये जातिवाद का आरक्षण लेकर खुद निकम्मे बन गए हैं, लेकिन समाज में जातिवाद रूपी बीमारी को खत्म करने के लिए जो इलाज है आरक्षण, ये उसे निकम्मा बताना है। तो बीमारी यानी जातिवाद बीमारी है, बीमारी से लड़ने की बजाय इलाज को ही निकम्मापन यहाँ पे बताने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तो आप देखिए ये शानदार विचारों का मूल्यांकन करिए। अगर कोई इनका फैन हो SC ST OBC वर्ग से, तो आप समझ जाइए इनके हिसाब से आरक्षण लेकर आप निकम्मे बन चुके हैं। आगे देखिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी जाति को अकर्मठ अथवा निकम्मा बनाना हो तो उसे कर्म किए बगैर सुविधा प्रदान कर दीजिए। मतलब आरक्षण बगैर कर्म की सुविधा देता है इनके हिसाब से। निश्चित ही एक समय के बाद अकर्मठता, निकम्मापन उस जाति अथवा समाज में सर्वत्र दिखाई देगा। भारत की विभाजनकारी राजनीति ने आजादी के बाद इस देश को, इसके समाज को स्वावलंबी बनाने की बजाय अधिक संकीर्ण और अकर्मठ अवश्य बनाया है। तो ये 5वीं पास शायद पढ़े लिखे भी हैं कि नहीं, एक अनपढ़ आदमी के विचार हैं, और विचार देखिए कितने परिष्कृत विचार हैं। ठीक है, वो ये कहते हैं कि आज़ादी के बाद ये जो इस देश को आरक्षण मिला है, इसने पूरे समाज को अकर्मठ बना दिया है। ठीक है, मजेदार स्थिति देखिए। मतलब आज़ादी के पहले तक जब आरक्षण नहीं मिला था, तब देश शायद अमेरिका यूरोप की बराबरी करता होगा, शायद मुगल काल में करता होगा, ठीक, जब भी करता होगा इनके हिसाब से। ठीक, तो फिर ये मुगल काल को इतनी गालियां क्यों देते हैं? क्योंकि उस समय तो आरक्षण थे नहीं, उससे तो वर्ण व्यवस्था थी और उच्च वर्ण के लोग ही पूरी व्यवस्था पर हावी थे। पता नहीं क्यों ये योगी आदित्यनाथ मुगल काल को गाली क्यों देते हैं। आजादी के बाद आरक्षण से देश अगर निकम्मा बना, अकर्मठ बना, तो निश्चित रूप से इन्हें मुगल काल की तारीफ करनी चाहिए। औरंगजेब और अकबर बाबर को अपना बाप बताना चाहिए, क्योंकि उस दौर में तो आरक्षण चलते नहीं थे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखिए ये दोहरा चरित्र देखिए, इनके हिसाब से देश आजादी के बाद क्या बन गया? अकर्मठ और निकम्मा बन गया है। क्या बात है, बड़े उन्नत किस्म के इनके विचार। आगे क्या लिखते हैं देखिए। हाँ, अब देखिए दर्शकों, ये ऊपर आरक्षण को गालियां बक दी और कोस लिया, अब धीरे से लाग लपेट करने की कोशिश नीचे की लाइन में आपको दिखाई देगी। मतलब ऊपर गालियां तो बक ही दी, अब नीचे मामले को सुलझाने के लिए दो मोटी मोटी अच्छी लाइनें लिख दो। ये पुरानी जो बात होती है ना, आरक्षण को गाली बक के फिर मोटी मोटी देशभक्ति की बातें करने लगो, फिर हमें नीचे की इनकी दो लाइनों में वही चीज हमें दिखाई देती है। आगे लिखते हैं, जन्म जाति व्यवस्था का दुष्परिणाम इस देश को कितना नुकसान पहुंचाएगा कहना कठिन है, लेकिन इसके कारण जो सामाजिक असमानता फैली थी, उस सामाजिक असमानता को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र भारत ने जो तैयारी और तरकीब निकाली, उसने ये खाई और बढ़ा दी। तो इनका ये कहना है कि भाई जो जातिवाद था वो खराब था। चलिए, जन्म के आधार पे ये तो ये मानते हैं, मगर ये कहते हैं उस जातिवाद को खत्म करने के लिए जो तरकीब निकाली गई, यानी आरक्षण रूपी व्यवस्था निकाली गई, इसने खाई और बढ़ा दी।
अब आरक्षण ने खाई कैसे बढ़ाई, ये योगी जी कभी बता नहीं पाएंगे। भाई समस्या सवर्णों के साथ है, वो कमजोरों के हक को खा रहे हैं, लोगों को निम्न जाति का कहते हैं, योगी जी वहीं से आते हैं। ठीक है, तो जिन्हें आरक्षण मिला निम्न वर्ग के लोगों को, तो खाई कैसे बढ़ी? भाई ये तो सब कुछ जातिवाद रूपी गंदगी सवर्णों के दिमागों में चल रही। अगर उन्हें निम्न जाति के लोगों से वैमनस है और तकलीफें हैं और उनके आरक्षण से तकलीफें हैं, तो सुधारना भी उन्हें ही चाहिए। भाई आरक्षण तो गलत नहीं है, समस्या उनके दिमागों में है जिनके दिमागों में जातिवाद चला करता है। पर यह व्यक्ति बड़ा बचकाना सी बात करता हुआ दिखाई देता है। वो कहता है कि भाई जातिवाद तो खराब था ही जन्म के आधार पे। ठीक है, मतलब ये भी कर्म के आधार पे जातिवाद मानने वाले लोग हैं, अगर आप इस लेख को ध्यान से पढ़ें तो। ठीक, और ये कहते हैं उससे सुधारने का तरीका और भी खराब था और उससे खाई और बढ़ गई। मुझे तो खाई बड़ी दिखती नहीं, मुझे तो ये पता चलता है कि आरक्षण मिला तो समाज में जिस वर्ग ने आरक्षण भोग लिया वो बराबरी पे आ गया। आरक्षण ने लोगों को बराबरी की स्थितियों पे ला दिया, खाई बढ़ती तो दिखी नहीं। और जिन्हें आरक्षण नहीं मिला वो रोते दिखाई दे रहे हैं, तो अब उसका तो कुछ किया भी नहीं जा सकता। आगे देखिए, आगे क्या लिखते हैं। आगे लिखते हैं कि जब आरक्षण के साथ राजनीति भी जुड़ गई और जब किसी अच्छे उद्देश्य के साथ राजनीति जुड़ेगी तो उसका बंटाढार होना ही है। अरे वाह, क्या बात है। ठीक है, आरक्षण का लाभ प्रारंभ में जिसने प्राप्त किया, सामाजिक आर्थिक रूप से उसके समुन्नत होने के बाद ही उसे ही ये लाभ प्राप्त होता गया। क्रीमी लेयर की बात यहीं से शुरू होती है। तो अब ये कहते हैं कि भाई देखिए, रोना शुरू कर दिया, आरक्षण के साथ राजनीति जुड़ गई। अब देखिए इन्हें कितनी तकलीफें हैं, आरक्षण के साथ राजनीति जुड़ गई। भाई समाज के कमजोर वर्ग के लोग जाति के आधार पर राजनीति करते हैं तो तकलीफ क्यों है? समाज के उच्च वर्ण के लोग जब जाति के आधार पर भेदभाव करते रहे 1000 सालों तक, जब तक तब तकलीफें नहीं हुई, तो अब क्यों तकलीफें हैं जब समाज के कमजोर वर्ग के लोग जाति के आधार पर वोट देते हैं? भाई ये कैसे दोहरे मानदंड हैं? 1000 साल जब आपको इस बात की तकलीफ नहीं हुई कि जाति के आधार पर भेदभाव किया, तो अब क्यों तकलीफ है? भाई अब क्यों SC ST OBC अपेक्षाएं हैं कि वो जाति छोड़कर सवर्णों को वोट करें? क्यों करेंगे भाई, क्यों करेंगे? ये जातिगत समाज इस देश के सवर्णों का बनाया हुआ है। सवर्णों ने सिखाया कि सबको अपनी जातियों के हिसाब से, धर्म के अनुसार बनाई गई जातिगत व्यवस्था के हिसाब से, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से रहना चाहिए। ये सवर्णों ने सिखाया। सवर्ण अपनी जाति के अनुसार व्यवहार करते हैं। अगर समाज के SC ST OBC वर्ग के लोग राजनीतिक लाभ के लिए जाति के आधार पर वोट करते हैं तो इसमें गलत क्या है? समाज के सवर्ण लोग भी यही करते हैं, वो अपनी जातिगत धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करने में लगे रहते हैं। पर इन्हें तकलीफ है इस बात की, और ये अपेक्षा करते हैं कि SC ST OBC के वर्ग सवर्णों को वोट करेंगे जातियां तोड़कर, और सवर्ण उन्हें निम्न जाति का मानते रहेंगे, लेकिन वो जातिवाद नहीं तोड़ेंगे। तो एक विशिष्ट किस्म की दोहराव दिखाई देता है योगी आदित्यनाथ के दिमाग का। अगर हम इस लेख के माध्यम से मूल्यांकन करें तो हमें समझ में आता है उसके दिमाग में वही भरा हुआ है, एक अनपढ़ अशिक्षित सवर्ण के दिमाग में जो चलता रहता है। इस लेख के माध्यम से कम हमें यही समझ में आता है कि वो बस वैसा ही सोचते हैं जैसा एक क्या बोलते हैं, जाति और वर्ण व्यवस्था से ग्रसित समाज सवर्ण आरक्षण के संदर्भ में सोचा करता है। मतलब सवर्णों को इच्छाएं क्यों हैं कि SC ST OBC के वर्ग उन्हें वोट करें अपनी जाति के लोगों को छोड़ के? पता नहीं क्यों है, जबकि ये खुद जाति के आधार पर राजनीति करते हैं, धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। तो धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि इस देश के SC ST OBC लोग जाति के आधार पर वोट ना करें, क्योंकि इनके हिसाब से जब जाति से आरक्षण जुड़ जाता है तो देश का बंटाढार हो जाता है। ठीक है, बड़े दोहरे चरित्रों का प्रदर्शन यहाँ पे दिखाई देता है। आगे क्या कहते हैं देख लीजिए। आरक्षण का लाभ प्रारंभ में जिसने प्राप्त किया, सामाजिक आर्थिक रूप से उसके समुन्नत होने के बाद भी उसे ही ये लाभ प्राप्त होता गया। क्रीमी लेयर की बात यहां से शुरू होती। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि योगी आदित्यनाथ को इससे क्या लेना देना कि SC ST वर्ग के आरक्षण
SC ST की कुछ जातियां उठाती हैं, कुछ जातियां नहीं उठाती। इससे भाई तुम सवर्णों का क्या लेना देना है? ये तो हम SC ST OBC की समस्या है, हम बैठकर सुलझाएंगे। तुम्हारे पेट में क्या दर्द होता है कि इस आरक्षण को कौन लेता है? SC ST OBC के लोग आरक्षण लेते हैं, उनमें से कुछ लोग आरक्षण कम लेते हैं, कुछ ज्यादा लेते हैं, पर यह समस्या SC ST OBC की है। वो अपने आप में सुलझाएंगे ना, वो मिलकर तय करेंगे कि इस समस्या का निदान कैसे होगा, ना कि ये सवर्ण मिलकर तय करेंगे। ये कौन के निर्माता है भाई? सवर्ण है कौन? किस अथॉरिटी से कोई सवर्ण ये कहता है कि SC ST के आरक्षण में से फलानी जात कम आरक्षण का लाभ ले रही है, ढिकानी ज्यादा ले रही है? हु द हेल आर यू? तुम कौन हो भाई? तुम कौन हो? क्या हम SC ST OBC के लोग तुम्हारी सवर्ण जातियों के किसी मामले में हस्तक्षेप करते हैं? हम तो नहीं करते भाई। हम लोग कहां आपसे कह रहे हैं ये सब बात? तो ये जो विशेष अधिकार जो सवर्णों को मिले हैं उच्च जाति के होने के, क्या हमने त्यागने के लिए इनसे कहा? तो फिर इन्हें क्या तकलीफ है SC ST के आरक्षण में कौन लाभ लेता है, कौन लाभ नहीं लेता? ये इनकी चिंता का विषय ही नहीं है, ये तो हमारी चिंता का विषय है कि हमारा समाज संपूर्ण उन्नत तब होगा जब आरक्षण का लाभ समाज के सभी वर्ग लेंगे। ये हमारी चिंता का विषय है ना, SC ST OBC वाले हमारी चिंता का विषय, हम बहुजनों की चिंता का विषय है, हम देखेंगे ना। पर पता नहीं क्यों दर्शकों, आप भी देखते होंगे, हर सवर्ण को इस बात की बहुत चिंता है कि आरक्षण का लाभ SC ST की कमजोर जातियों को भी मिलना चाहिए। पर उसे यह चिंता नहीं है कि मैं जातिवाद बंद कर दूं ताकि भेदभाव खत्म हो जाए। इसकी वो चिंता नहीं करता। एक सवर्ण इस बात की चिंता नहीं करता कि मैं भेदभाव बंद कर दूं, जातिवाद बंद कर दूं ताकि किसी को ऊंच नीच सहना ही ना पड़े। वो भेदभाव करेगा, ऊंच नीच करेगा, किसी को नीच कहेगा, लेकिन आरक्षण में सब तक पहुंचे इसकी उसे बहुत चिंता है। तो ये दो कौड़ी की टिपिकल मेंटेलिटी दिखाई देती है, वही घिसा पिटा सा आर्ग्यूमेंट है, जैसा कि अनपढ़ अशिक्षित लोगों के आर्ग्यूमेंट होते हैं सवर्णों में से, या सवर्णवादी मानसिकता से ग्रसित लोगों के आर्ग्यूमेंट होते हैं, वैसा ही आर्ग्यूमेंट यहाँ पे मुझे दिखाई देता है। इसमें मुझे लेश मात्र भी कोई तार्किकता दिखाई नहीं देती। मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस देश की सामाजिक व्यवस्था की कोई समझ है। बाबा ही हैं और मानसिकता से भी बाबा है, और जातिवाद भी दिमाग में दिखाई देता है। ठीक है दर्शकों, इस पूरे लेख में कहीं भी योगी जी ये नहीं कह रहे कि हम सवर्ण मिलकर जातिवाद को समाप्त करेंगे, और आज से हम सवर्ण मिलकर तय करते हैं कि हम किसी के साथ जातिवाद नहीं करेंगे, जातियां समाप्त करते हैं। ये दो शब्द आप किसी सवर्ण के मुंह से कभी सुनते नहीं देखेंगे। वो 100 बातें कर लेंगे आरक्षण के लाभ की, किसे मिला किसे नहीं मिला, आरक्षण की राजनीति की, सब गपोड़पंती कर लेंगे, लेकिन दो शब्द कभी नहीं बोलेंगे कि हम सवर्ण आज से जाति का त्याग करते हैं और जातिवाद के बगैर समाज बनाने की दिशा में अग्रसर होते हैं। ये दो शब्द ये कोई नहीं बोलते दिखाई देते। ठीक, तो इन्हें सबकी चिंता है पर अपनी जातियां छोड़ने को तैयार है नहीं। ऐसे योगी जी इतनी बातें कर रहे हैं पर अपनी जात इन्होंने कभी छोड़ी नहीं, रहे तो ठाकुर के ठाकुर ही। ठीक, आगे देखिए, आरक्षण की जायज नाजायज मांगों की समीक्षा के बजाय इसका दायरा बढ़ता गया और बढ़ता ही जा रहा है, ऐसी इनकी चिंताएं दिखाई देती है। योगी आदित्यनाथ, इन्हें बड़ी चिंता है इस बात की कि आरक्षण का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, सामाजिक अथवा आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर तबके को आरक्षण अथवा किसी भी प्रकार की सुविधा प्रदान करने का विरोध किसी को नहीं है। अरे तुम यही तो विरोध है यार, क्या बातें करते हो। दर्शकों अब देखिए, अभी क्या मजाक लिखी हुई है, सामाजिक अथवा आर्थिक रूप से कमजोर अत्यंत कमजोर तबके को आरक्षण अथवा किसी भी प्रकार की सुविधा प्रदान करने का विरोध किसी का नहीं। कौन विरोध कर रहा है इतने सालों से आरक्षण का? यही सवर्ण लोग तो कर रहे हैं यार, तुम्हारी जैसी मानसिकता के लोग ही तो कर रहे हैं। क्या झूठ लिखते हो। लेकिन जब उन सुविधाओं को वह व्यक्ति अथवा समुदाय ही निगल जाता है जो पहले ही उस सुविधा को लाभान्वित हो चुका है अथवा पहले से ही उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर हो चुकी है, तो विरोध स्वाभाविक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये चीज मंदिर में नहीं दिखाई देती। मंदिर में ब्राह्मण सदियों से सारे सुविधाएं ले रहा है, अब ब्राह्मण को हटा दो वहां से। भाई तुम ले चुके 1000 साल, अब दूसरे लोगों को ब्राह्मण बनने दो। ये वहां नहीं दिखाई देती। ये क्षत्रिय समाज में भी नहीं दिखाई देती कि भाई तुम लोगों ने जमीनें और खेत खलियान हजारों सालों तक भोगे, अभी तुम छोड़ दो, दूसरों को दे दो। ये व्यवस्था इन्हें वैश्यों में भी नहीं दिखाई दे कि व्यापारों पे कब्जे बनाए रखे, अब तुम हटो वहां से।
पर ये कमी इन्हें बस SC ST OBC के आरक्षण में दिखाई देती है। और एक ये जो मानसिकता है ना दर्शकों, ये अथॉरिटेरियन मानसिकता, मुझे इससे सबसे ज्यादा तकलीफ है कि इस देश का सवर्ण ये तय करना चाहता है कि आरक्षण किसे मिले और किसे ना मिले। किस अधिकार से तय करना चाहते हो? तुम हो कौन? हु द हेल आर यू? हमें आरक्षण संविधान ने दिया है, हमने कोई सवर्णों से आरक्षण नहीं लिया हुआ। और कोई 15% सवर्ण मिलकर ये तय थोड़ी करेंगे कि इस देश का आरक्षण किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा। SC ST OBC में कौन आरक्षण लेगा कौन नहीं लेगा, तुम तय कैसे करोगे भाई? हु द हेल आर यू? तुम हो कौन ये तय करने वाले? और ये अथॉरिटी कहां से आती है तुम्हारे ऊपर यार? कहां से आई अथॉरिटी भाई? हमने तो कभी अथॉरिटी तुम्हारे ऊपर दिखाई नहीं। तो ये अथॉरिटी तुम दिखाते कहां से हो? तो ये इस चीज को लेके दर्शकों आपने देखा होगा मेरे कई बार ऑब्जेक्शन होते हैं, भाई ये अथॉरिटेरियनिज्म मत दिखाओ भाई, कि अधिकारिता मत दिखाओ। समाज में सवर्ण होने का बोध तुम्हारा कभी जाता ही नहीं है। अब आरक्षण किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा, कौन लाभ लेगा नहीं मिलेगा, अरे हम तय कर लेंगे ना हमारे SC ST OBC में किसे क्या फायदा लेना है नहीं लेना है, किसे नहीं मिला, कम मिला ज्यादा मिला। तुम किस बात की अथॉरिटी दिखा रहे हो? तुम हो कौन? और ये अथॉरिटी आती कहां से? तो अथॉरिटी जातिवाद से आती। सवर्णों के पास ये अथॉरिटी जो है, ये मानसिकता अथॉरिटेरियनिज्म की, ये जातिवाद से आती है। उन्हें लगता है हम श्रेष्ठ हैं और हम तय करेंगे कि आरक्षण भी किस तरह से बटेगा। ठीक है। और मेरे सबसे बड़े कंसर्न इस जातिवाद में, इस अथॉरिटेरियनिज्म को लेकर ये है कि सवर्ण एक अथॉरिटी लेकर तय करने की मानसिकता रखता है कि अरे इसे मिला उसे नहीं मिला, इसे मिला उसे मिला। तुम हो कौन यार? मैं फिर वही बात कहता हूं, हु हेल आर यू? आप कैसे डिसाइड करोगे भाई? हमें संविधान से आरक्षण मिला, हमारे महापुरुषों ने हमें आरक्षण दिलवाया, हम तय कर लेंगे किसे ज्यादा मिला कम मिला, उसे कैसे मिलना है। तुम कहां से बीच में? खामोखा। पर इनके अंदर अथॉरिटी है, ये समाज के हर मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। इन्होंने अथॉरिटी जातिवाद से अर्जित की है। इन्हें वहां भी बोलना है जहां इनका कोई काम नहीं है, और इन्हें हर जगह बोलना है। ठीक है। और जातिवाद का एक स्वरूप यह भी है जिसे हम अथॉरिटेरियनिज्म भी कहते हैं, कि आपको स्वघोषित अथॉरिटी मिल जाती है। ठीक है। यह आपने अपने मोहल्ले में देखा होगा, बामन लुंगी पहन के, जरा सा गमछा लगा के और बड़ी चड्डी पहन के और जनेऊ पेट पे डाल के, और वो मोहल्ले में खुले सांड के समान किसी के भी घर में घुसकर उसके ड्राइंग रूम में जाके बैठ जाता है। अथॉरिटी है, सेल्फ अथॉरिटी, सेल्फ अथॉरिटी। तिलक और चंदन लगाया, बैठ गए, घुस के अड़ के बैठ गए। उसे पता है सामने वाला मुझे धकिया के नहीं निकाल सकता, क्योंकि समाज में अथॉरिटी है ना मेरे पास। ये चीज आपको वही नाली साफ करने वाले के पास नहीं मिलेगी। वो नाली साफ करेगा, गंदगी साफ करेगा, बाहर आकर 2 रोटी मांगेगा, आप फेंक कर दोगे, 10 रुपए दोगे, चला जाएगा। उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि जाति व्यवस्था में नीचा है कि वो आपके घर में घुस के ड्राइंग रूम में पालती मारकर बैठ जाए। उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है। जातिवाद अथॉरिटेरियनिज्म देता है, अधिकारिता देता है, और इसका सबसे बड़ा दोष है। और उसी अधिकारिता के तहत योगी आदित्यनाथ जैसे लोग आरक्षण किसे मिलेगा नहीं मिलेगा ये तय करने की मानसिकता रखते हैं, जबकि इनका ये मामला ही नहीं है। आपको क्या लेना देना, हम SC ST OBC के लोग मिलकर तय कर ले। और हम नहीं तय कर रहे कि सवर्ण किस तरह से काम करेंगे, खाएंगे पिएंगे उठेंगे बैठेंगे, क्या करेंगे, शादी विवाह क्या करेंगे। हम थोड़ी अथॉरिटी लेके तय कर रहे हैं, तुम कैसे तय कर रहे हो? तो ये पूरा आर्टिकल अगर आप देखें तो एक सवर्ण मानसिकता के व्यक्ति की अथॉरिटेरियनिज्म जो उसे जाति से मिला है उससे ग्रसित होकर लिखा गया ये आर्टिकल है। और ये इसी तरह से बात करते हुए आपको हर जगह दिखाई दे जाएंगे। ठीक है। और ये अथॉरिटीज देश के SC ST OBC के पास नहीं है, क्योंकि जाति व्यवस्था में वो निम्न है। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं देखिए। तो फिर वही रोना रो दिया कि भाई आरक्षण के लाभ देखिए, एक ही समुदाय निगल गया है, और SC ST OBC में कुछ ही लोग आरक्षण दे पा रहे हैं, बाकी SC ST OBC की जातियां आरक्षण नहीं ले पा रही हैं, इसलिए इनका विरोध है। अच्छा, इसलिए इनका विरोध है। मतलब जातिवाद खत्म करना है इसलिए विरोध नहीं है, जातिवाद नहीं खत्म करना, आरक्षण कैसे बटेगा ये तय करने को लेके इनका विरोध है। ठीक।
इस पूरे आर्टिकल में कहीं भी जातिवाद खत्म करना ये बात नहीं है। यही कारण है कि आजादी के बाद आरक्षण प्राप्त होने वाले समुदाय के अंतर भी एक नया समूह बन गया है। जो पहले ही आरक्षण का लाभ पाता रहा था, आज भी वही पाता रहा था, वही आज भी लाभान्वित हो रहा है। जो वंचित थे वह आज भी वंचित है। अरे योगी भैया, अनपढ़ हो, जो वंचित थे वो आज भी वंचित आरक्षण ना पाने की वजह से नहीं है, तुम्हारे जातिवाद की वजह से। तुम कल भी जातिवाद करते थे, तुम आज भी जातिवाद करते हो, तुम जातिवाद छोड़ने को तैयार नहीं हो, तुम जाति रूपी पूंछ छोड़ने को तैयार नहीं। इसलिए एससी एसटी ओबीसी के लोग वंचित हैं। ठीक है, आरक्षण केवल एक लाभ है जो संविधान से मिला। ठीक है, और इसकी पहुंच सब तक नहीं हो पाई, इसके लिए तुम्हारी सरकारें दोषी हैं। जो सवर्णों की सरकारें 70 साल सरकारों में रहीं कि आरक्षण के लाभ सब तक नहीं पहुंच पाए। तुमने इतनी नौकरियां नहीं बनाई कि सब लोग आरक्षण का लाभ लें। तुमने इतनी व्यवस्था नहीं की, इतने स्कूल नहीं पैदा किए कि सारे लोग पढ़ने के लिए वहां चले जाएं। तुम इतने संसाधन नहीं बना पाए कि आरक्षण की सभी जातियों तक संसाधनों की पहुंच हो। तुमने सीमित संसाधन बनाए ताकि आरक्षण लेने वाली एससी एसटी ओबीसी की कुछ जातियां ही लाभ ले सकें और फिर इन्हें आपस में लड़वा सको। दर्शक, इस बात को समझिए। ये प्रश्न बार बार उठता है, हमारे लोग भी उठाते हैं। पहले भी जब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, तब भी हमारे समुदाय के कई लोगों ने कहा कि भाई इसमें गलत क्या है। अगर पंजाब में मजहबी सिख और वाल्मीकि समाज के लोग आरक्षण का लाभ नहीं ले पाए तो एससी का आरक्षण काट दो, 50% उन्हें दे दो, बाकी 50% में बाकी जातियों को रख दो एससी की। इसमें गलत क्या है? आप इस खेल को समझिए। ये खेल ऐसा नहीं है। एससी की किसी भी जाति को आरक्षण ना देना, ये कहकर के तुम्हारे बाप ने ले लिया, तुम्हारे चाचा ने ले लिया, उसके साथ अन्याय है, क्योंकि वो रहेगा तो एससी का एससी। ठीक है, अछूत का अछूत, शूद्र का शूद्र। ठीक है, इस चीज को समझिए। और ये सरकारों की गलती है कि आप इतनी नौकरियां, इतने संसाधन नहीं पैदा कर पाए कि पूरे एससी एसटी ओबीसी समाज को नौकरियां मिल सकें, या शिक्षा मिल सके, या स्कूल मिल सके, या ड्रेसें मिल सकें, या सुविधाएं मिल सके। तुमने गिनी चुनी संसाधन पैदा किए, फिर कहा कि भाई चलिए हमने 100 नौकरी, में एग्जाम्पल देता हूं कि सरकार ने 100 नौकरी पैदा की। अब एससी में तो हजारों जातियां होंगी, ओबीसी में ज्यादा होंगी, एसटी में भी ज्यादा होंगी। ऑब्वियसली जब 100 नौकरी होंगी, 27 नौकरियां एससी को मिले, ओबीसी को मिलेंगी, 15 मिलेंगी एससी को, 7.5 मिलेंगी एसटी को। अब एससी में तो कई सारी जातियां हैं, हजारों की संख्या में। एसटी में भी जातियां बहुत सारी हैं, ओबीसी में बहुत सारी जातियां हैं। अब 7 नौकरियों में सब तो नहीं समझ आएंगे ना। 27 नौकरियों में सारी ओबीसी की जातियां तो कभी आ नहीं पाएंगी ना। तो ये खेल समझिए। ये खेल क्या है कि संसाधन कम विकसित करो, कुछ ही लोग आरक्षण का लाभ लेकर ऊपर आए, बाकी लोग जब आरक्षण का लाभ ना ले पाए क्योंकि कम नौकरियां पैदा की, कम स्कूल बनाए, कम शैक्षणिक जगह बनाई, कम संसाधन पैदा किए, तो फिर इन्हें आपस में उसी आरक्षण के लिए लड़वाओ। ये खेल है। ठीक है, तो जब मैं इस बात का विरोध करता हूं कि एससी का आरक्षण नहीं बटेगा, आप मजहबी सिखों के लिए और वाल्मीकि समाज के लिए ज्यादा नौकरियां पैदा कर दो जितनी उनकी जनसंख्या है, ज्यादा स्कूल बना दो, ज्यादा वजीफे दे दो, और ज्यादा संसाधन विकसित कर दो। ठीक है, तो ये बात 100% सही होती है। और जब आप आकर यह प्रश्न उठाते हो कि भाई जिन लोगों को आरक्षण के लाभ नहीं मिले उन्हें आरक्षण बांट के दे दो, तो वहां पर आप एक फंडामेंटल गलती करते हो। वो है ब्राह्मणवाद की चालाकी। इसको आप समझ नहीं पाते। ये ब्राह्मणवाद की चालाकी है। ठीक है, वो नौकरी कम पैदा करेगा, वो संसाधन कम पैदा करेगा, वो स्कूल कम बनाएगा, और फिर कम ही लोग जब आरक्षण का लाभ लेकर ऊपर जाएंगे तो उन्हें आपस में लड़वाएगा। ये पूरा गेम है। इसलिए आरक्षण का उपवर्गीकरण गलत है। ठीक है, आप ज्यादा संसाधन पैदा करो ताकि समाज के सभी वंचित लोग आरक्षण का लाभ उत्पन्न करें। हमारी मांग ये होनी चाहिए, ना कि हमारी मांग आरक्षण के बंटवारे की होनी चाहिए। ठीक, आप इसे समझिए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आरक्षण को बांटने का एक गंभीर षड्यंत्र यहाँ पे
चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इस खेल को समझते हैं तो आप एक सही दिशा में अपने विचार को बनाएंगे, और आप अगर खेल को नहीं समझते तो आपके विचार गलत दिशा में बनेंगे, वहीं बनेंगे जहां ब्राह्मणवादी मानसिकताएं काम करती हुई दिखाई देती। वो जिस पिच पर आपको खिलाना चाहते हैं, आप अगर वहीं जाकर खेल लिए तो आपका हारना तय हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अपने पॉइंट क्लियर रखिए, अपने मुद्दों पर साफ विचार रखिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए और कब चाहिए, इन चीजों को लेके बड़ी क्लैरिटी हमारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आरक्षण के उपवर्गीकरण का सवाल पैदा नहीं होता, वो गलत है। आप ज्यादा संसाधन पैदा करो, ज्यादा नौकरियां पैदा करो, ताकि सभी एससी एसटी ओबीसी की जातियों के हाथ में संसाधन, नौकरियां, शिक्षा, स्कूल सब आ सके। ये सही तरीका है, ना कि कम संसाधन, कम नौकरियां पैदा करके एससी एसटी ओबीसी में आरक्षण को बांट कर उन्हें आपस में लड़वाओ। ठीक है, तो इस चीज को मैं यहां पे क्लियर कर रहा हूं, इस पॉइंट को इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि आरक्षण के उपवर्गीकरण पर मैंने जब स्टैंड लिया था तब भी कई लोगों में कंफ्यूजन था, वो लोग फिर से सुन लें। मैं फिर इस बात को कहता हूं, योगी आदित्यनाथ उसी खेल को फिर खेल रहे हैं यहाँ पे अपने लेख में, आरक्षण को बांटने की बात कह रहे हैं। ठीक है, असलियत में वो एक फैलेसी को खेल रहे हैं। गलतियां इन सरकारों की है जिन्होंने संसाधन कम पैदा किए, आरक्षण के बंटवारे का कोई सवाल नहीं होता। आगे देखिए, चलिए आगे देखिए, देखा देखी करके आज आरक्षण के दायरे में तमाम जातियों को अपने तक लाने के लिए हिंसा का मार्ग भी अपनाना प्रारंभ कर दिया है। राजस्थान के गुर्जर आंदोलन इसी कड़ी में एक हिस्सा है। ऐसा योगी जी कह रहे हैं कि भाई अब आरक्षण के लिए हिंसा भी की जा रही है। ठीक, आरक्षण के लिए हिंसा अगर की जा रही है तो उसके लिए कानून मौजूद है, सरकार मौजूद है, व्यवस्था मौजूद है, सरकारें मौजूद हैं। सरकार तो आपकी है। अगर यही बीजेपी की सरकार के दौरान हिंसा की जाती है और सरकार इसे संभाल नहीं पाती, दिल्ली में दंगे होते हैं, गुर्जर और जाट आपस में लड़के पटरियां उखाड़ देते हैं, तो मैं समझता हूं दोष योगी आदित्यनाथ और उनकी बीजेपी सरकार का है कि वो देश की कानून प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं संभाल पा रही। इसमें आरक्षण का कोई दोष नहीं। और रही बात आरक्षण की मांग की, तो हर व्यक्ति को अपने समाज के लिए बेहतर मांगने का अधिकार, ना गुर्जर, ना जाट, ना पटेल, मांग करने में कोई बुराई नहीं है। संविधान सबको अपने लिए अधिकार मांगने की जगह देता है, मांग सकते हो। कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का काम है, और इन 10 सालों में जम के गुर्जर आंदोलन में, जाट और तमाम सारे आरक्षण आंदोलनों में जो हिंसा हुई उसकी जिम्मेदार बीजेपी सरकार है, जो कानून प्रशासन बनाए रखने में 100% असक्षम है। ठीक है, आरक्षण के मत्थे मत मड़ो इसे कि आरक्षण के लिए ये सब हिंसा कर रहे हैं। ठीक है, हिंसा तो आपने मंदिर के लिए भी की थी, भूल गए क्या? बाबरी मस्जिद गिराकर, तो वो भूल जाते हो क्या? ठीक, तो हिंसा की जिम्मेदारी सरकार की है कि सरकार कानून व्यवस्था प्रशासन नहीं बना पाई। अभी आपकी सरकार है और आपकी सरकार 100% विफल रही है। अगर राजस्थान के गुर्जर आंदोलन में हिंसा हुई, जो कि आप खुद कहते हो, तो आप ही की सरकार है और उसका दोष है कि व्यवस्था, कानून प्रशासन नहीं बना पाई। इसका ठीकरा आरक्षण को मत फोड़ो। ठीक है, और बाय द वे हिंसा तो दंगों में भी होती है, हिंदू मुस्लिम दंगों में होती है, दिल्ली दंगों में भी हुई थी। ठीक है, सुना है उत्तर प्रदेश से ही लोग गए थे दंगे करने के लिए। तो हिंसा के आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। हाँ, सामान्य जातियों में पिछड़ी जातियों में शामिल होने की होड़, पिछड़ी जातियों में अनुसूचित जाति अथवा जनजाति में शामिल होने की होड़, भारत की मातृशक्ति के अंदर भी आरक्षण पाने की प्रबल लालसा, उन्हें स्वावलंबी बनाने की बजाय क्या बना रही है कहना कठिन है। अच्छा, वेरी गुड, मतलब यहां सब छोटा क्षत्रिय और ब्राह्मण बनने के चक्कर में घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी की जातियां अब पिछड़ी जाति बनने के चक्कर में है। ठीक, ये बहुत बढ़िया है, मुझे तो इसमें ज्यादा लेश मात्र सच्चाई दिखाई देती नहीं है। ठीक, आरक्षण की मांगे जरूर हैं कुछ जातियों की, कुछ जगह वो जायज भी हैं, कुछ जगह नाजायज भी हैं, पर ये कानून प्रशासन और न्याय व्यवस्था के हिस्से हैं अवलोकन के। ठीक, ये इस तरह से है। और स्वावलंबी बनना, आरक्षण का स्वावलंबी और गैर स्वावलंबी बनने से कोई संबंध होता नहीं है। आरक्षण मिल गया उस और नहीं मिला, इससे स्वावलंबी बनना क्या, ये पता नहीं किस लिए। अगर आरक्षण से कोई देश अकर्मठ होता और लोग निकम्मे हो जाते, तो सबसे पहले ब्राह्मणों को अकर्मठ और निकम्मा माना जाना चाहिए, क्योंकि वो 1000 साल से जाति के आधार पर धार्मिक आरक्षण लेके बैठे हुए। ठीक, मतलब बचकाना सा विचार।
लेकिन देश की विभाजनकारी राजनीति ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस दायरे को बढ़ाने में कोई संकोच नहीं किया है। आज इस खाई को और भी चौड़ा करके जहां समाज वर्ग में संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी गई है, वह इसी आरक्षण के आर्थिक रूप से समुन्नत बनाने के लिए व्यवस्था की गई है, उसकी ईमानदारी से समीक्षा नहीं की गई है। वो एक घिसी पिटी सी बात है। जो भी हो रहा है वो इन्हीं की सरकार कर रही है। लोगों को जाति के रूप में बांट के रखना, धर्म के आधार पर, ये इन्हीं की सरकार, इन्हीं की धर्म, हिंदू धर्म की मानसिकता का टिपिकल फॉर्मेट है। ये किससे शिकायत कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आता। हिंदू धर्म का मूल सार ही लोगों को जाति के आधार पर बांट के रखना है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में लोगों को बांटना, जातियों में लोगों को बांटना, ठीक। और लोग जब तक बटे रहेंगे वो एक नहीं होंगे, एक नहीं होंगे तो अपने अधिकारों के लिए मांग नहीं करेंगे। यही तो हिंदू धर्म की मूल व्यवस्था है, ठीक है। तो ये आरक्षण से शिकायत क्यों है? ये शिकायत इन्हें हिंदू धर्म से होनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था से होनी चाहिए, जिसने समाज में लोगों को बांटा। आरक्षण ने नहीं बांटा। आरक्षण तो सामाजिक बंटवारे को खत्म करने के लिए उपचार है, रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार, ठीक। आरक्षण ने थोड़ी समाज को बांटा है। बांटा तो हिंदू धर्म ने है, जातियों में, वर्णों में और पैदाइश के आधार पर लोगों को समाज में बांटा हुआ है। तो मुझे नहीं समझ में आता योगी आदित्यनाथ आरक्षण से शिकायत क्यों कर रहे हैं। शिकायत इन्हें हिंदू धर्म से होनी चाहिए। पर अजीब सी स्थिति है, जाति के आधार पर आरक्षण थोड़ी बांट रहा है लोगों, ठीक। और अगर समाज की अगली जातियां आरक्षण की मांग कर रही हैं तो मांग करने में तो बुराइयां नहीं है, लेकिन ये तो सरकारों के काम है ना। इन्हीं की सरकार, बीजेपी की सरकार थी राजस्थान में, जो ये वादा करके आई थी कि वो बाकियों को आरक्षण दे देंगे जिन्हें नहीं मिला हुआ है। तो ये लालच भी इन्हीं की सरकार ने कहा। तो मतलब समझ में नहीं आया मुझे ये योगी जी किस तरह की बात कर रहे हैं और आरक्षण से घृणा इन्हें क्यों दिखाई दे रही है और आरक्षण पे ये लेख क्यों। वास्तव में हिंदू धर्म पे लेख होना था कि हिंदू धर्म ने देश को बांट रखा है। इस लेख का शीर्षक योगी जी को ये रखना चाहिए था, ना कि आरक्षण से समाज में आग लगी हुई है। हिंदू धर्म की वजह से जातियों में समाज बटा है और उस वजह से देश में आग लगी हुई है। ये इसका उपयुक्त शीर्षक हो सकता था। और योगी जी अलग ही दुनिया में निवास करते हैं और उनकी पूरी स्थितियां भी। आरक्षण की समीक्षा ईमानदारी से होनी चाहिए। ईमानदारी से समीक्षा हुई होती तो आरक्षण का ये भयावह दृश्य सामने नहीं होता। जी योगी जी, आरक्षण की ईमानदारी से समीक्षा की जरूरत नहीं है, हिंदू धर्म की ईमानदारी से समीक्षा होनी चाहिए जिसने जातियों में और वर्णों में समाज को बांट रखा है, ठीक है। अगर हिंदू धर्म में जातिवाद नहीं होता और पैदाइश के आधार पर जातिवाद नहीं होता तो कोई योगी आदित्यनाथ किसी मठ का अध्यक्ष नहीं बन पाता, केवल क्षत्रिय होने की वजह से या ब्राह्मण होने की वजह से, ठीक है। ऐसे अनपढ़ लोग क्या होते वो आपको खुद पता होगा। तो हिंदू धर्म की समीक्षा करिए जिसने लोगों को बांट रखा है, आरक्षण ने नहीं बांट के रखा होगा। चलिए, जब आरक्षण के साथ राजनीति जुड़ गई तब भी किसी के अच्छे उद्देश्य की राजनीति जुड़ेगी तो इसका बंटाढार होना है। ये सब बातें पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज इस खाई को और भी चौड़ा करके जहां समाज वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी गई है, वहीं इस आरक्षण के दायरे में संविधान की धज्जियां उड़ाने में भी कोताही नहीं बरती गई। ऐसी ये बातें कह रहे हैं योगी जी, इसमें कोई दम नहीं दिखाई देती। आगे देखिए, जब मजहबी आरक्षण की मांग ने ना केवल और जोर पकड़ना शुरू कर दिया है, अब तो उसे तमाम राज्य सरकारें लागू करती उतारू दिखाई पड़ती हैं। केंद्र सरकार ने सच्चर कमेटी गठित करके इस कवायद को और तेज किया। आरक्षण का दायरा कितना नुकसान भारतीय प्रतिभाओं को करेगा कहा नहीं जा सकता। मतलब मजहबी आरक्षण से भी तकलीफ है इन्हें। मुझे नहीं समझ में आता इन्हें क्या तकलीफ है। अगर मुसलमानों को और ईसाइयों को भी आरक्षण मिलता है तो बुराई क्या है। अगर कोई निम्न जाति का व्यक्ति ईसाई मुसलमान बन गया और वहां रहकर भी उसके साथ जातिवाद हो रहा है तो उसे आरक्षण तब भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो पहले आरक्षण को गालियां बकी गई। गलती हिंदू धर्म की है जिसने समाज को वर्ग और जातियों में बांट के रखा, पर गाली आरक्षण को बक रहे हैं, कोस आरक्षण को रहे। आरक्षण को निकम्मा बनाने वाला कह रहे हैं, जबकि हिंदू धर्म ने लोगों को निकम्मा बनाया। जाति के आधार पर कुछ लोग शोषणकारी, पैरासाइट, परजीवी समाज के निम्न वर्गों का खून चूस कर जीते रहे, ठीक। आरक्षण को ये लोग कोसते हैं। फिर अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर मुसलमान, ईसाइयों को आरक्षण जो कि मिला ही नहीं है अभी तक, केवल ओबीसी लेवल का मिला हुआ है, एससी तो मिला ही नहीं है, एसटी का भी है, ठीक, उसे कोस रहे हैं। तो इनका ये मतलब है कि पूरी व्यवस्था, सत्ता हिंदू धर्म के हिसाब से, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से चले तो सही, और उस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय मिलकर पूरी व्यवस्था खाएं तो सही,
और अगर ये सत्ता बट जाए किसी भी कारण से तो गलत हो जाएगी। इनके हिसाब से ये है, ये सार इसका पूरा दिखाई देता है। ठीक है, सच्चर कमेटी को भी कोस दिया यहाँ पे। लेकिन सत्य है कि अगर इस राष्ट्र को स्वावलंबी और शक्तिशाली बनाना है तो उसका उपचार आरक्षण नहीं अपितु राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक की प्रतिभा के अनुसार सम्मान देना ही होगा। तो योगी जी, मेरा यह कहना है कि राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक की प्रतिभा को सम्मान कैसे मिलेगा जब हिंदू धर्म लोगों को जातिवाद सिखाता है और निम्न जाति के लोगों के साथ छुआछूत के व्यवहार करने के लिए कहता है, तो वो निम्न जाति का व्यक्ति उसकी प्रतिभा कैसे उभरेगी जब उसे अछूत कहकर स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाएगा, जब अछूत कहकर उसे काम धंधा रोजगार नहीं देगा और उसे नाली साफ करने के लिए कहा जाएगा, तो वो अपनी प्रतिभा कैसे उभारेगा। और जब जाति के आधार पर कोई अयोग्य ब्राह्मण केवल बाप की गद्दी पर बैठकर हराम की खाता रहेगा, मंदिरों के धर्म के नाम पर मूर्ति रख के लोगों को उल्लू बनाता रहेगा, तो इस देश का स्वावलंबी कैसे बनेगा। ठीक, तो मेरी सलाह यही है कि योगी जी, ये पूरा लेख आपको हिंदू धर्म को समर्पित करना था। असलियत में हिंदू धर्म की वजह से जातिवाद है, वर्ण व्यवस्था है, शोषण है, अत्याचार है, भेदभाव है, और हिंदू धर्म के निदान के बगैर इस देश में स्वावलंबी और शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। ठीक, तो ये पूरा योगी जी का लेख है, मुझे लगता है एक सवर्ण मानसिकता की विचारधारा से ग्रसित व्यक्ति के द्वारा लिखा गया, जिसके केंद्र में आरक्षण को गाली बकना ज्यादा है, आरक्षण को कोसना ज्यादा है, बजाय वास्तविक समस्या को समझने। मुझे बस इस बात पे हंसी आती है कि इन जैसे लोगों को इस देश की वास्तविक समस्या नहीं पता। कितना आसान है इस बात को समझना कि इस देश में लोगों को जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर हिंदू धर्म ने बांटा है, आरक्षण ने नहीं बांटा। इन बटे हुए लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए आरक्षण रूपी व्यवस्था बनाई गई है। ये बात समझना कितना आसान है, इसमें कोई बहुत बड़े गुणाभाग नहीं है, कोई बहुत बड़ी बड़ी मैथ्स के इक्वेशंस नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, इतनी सरल सी बात है। ठीक, पर ये समझना नहीं चाहते, शायद ये जानते हैं, ये ढोंग दिखाते रहते हैं। ठीक, और अपनी गलतियों को पर्दा डालने के लिए आरक्षण को कोसते रहते हैं। शायद इस तरह की मानसिकता यहाँ पे काम करती होगी। तो दर्शकों, ये आरक्षण से घृणा दर्शाता हुआ ये लेख था, योगी आदित्यनाथ की साइट पे अभी भी मौजूद है। जैसा कि ये सत्येंद्र दावा कर रहा है कि भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ का ये लेख उनकी वेबसाइट पर अभी भी मौजूद है। कल को हटा दिया जाए तो अलग बात है, लेकिन इसके सबूत सुरक्षित हैं कि ये लेख उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ था। इस लेख से साफ है कि भाजपा SC ST OBC आरक्षण पर क्या विचार हैं। इस लेख पर बाद में जयराम रमेश ने भी टिप्पणी की हुई है, लेकिन भाजपा ने अभी तक खंडन और सफाई नहीं दी हुई है। ये इस तरह 2015 में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने पंचजन को दिए एक इंटरव्यू में आरक्षण का विरोध करते हुए इसकी समीक्षा की बात कही हुई थी। वही बात योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं। ये अलग बात है कि मोहन भार्गव ने अपने बयान से अब मुकर गए। ठीक है, तो ये पूरा मामला है दर्शकों, ये लंबे समय तक चर्चाओं में रहा। और इस लेख की विस्तार से विश्लेषण समीक्षा जो थी वो जरूरी थी। हालांकि कई चैनलों पे इस पे सतही तौर पर प्रतिक्रियाएं आई, पर किसी ने इसकी विस्तार से समीक्षा नहीं की। बहुत जरूरी था इसका विस्तार से समीक्षा होना, ताकि हमारे देश के बहुजनों को पता चले कि इनके दिमाग में आखिर चलता क्या रहता है। ठीक है, और आप इस बात को भी समझिए कि जब संविधान हटाया जाएगा, हम ये बात कहते हैं कि संविधान हटाने बदलने की बात हो रही, तो इसके केंद्र में मूल विचार क्या है? संविधान बदलना। तो आप समझिए कि इन्हें संविधान से मूल शिकायत क्या है? मूल शिकायत अगर हम देखें तो वो आरक्षण की ही है। यह संविधान मनुस्मृति के अनुसार डिजाइन नहीं है। यह संविधान जातिवाद वर्ण व्यवस्था को समर्थन नहीं करता। यह संविधान भेदभाव को समर्थन नहीं करता। यह संविधान सभी को बराबरी के अधिकार देता है। यह संविधान इस देश के कमजोर वर्गों को आरक्षण देता है ताकि वो ऊपर आ सकें, और वो ऊपर आ भी गए। इनकी मूल तकलीफ इसी बात से है
तो कोई अगर ये गलतफहमी में है कि संविधान इन्हें इसलिए बदलना है ताकि हिंदू राष्ट्र बनाकर मुसलमानों के अधिकार छीनने हैं, तो अपनी इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए। संविधान बदलकर मुसलमानों के अधिकार छीनने ना छीनने वो तो सेकेंडरी चीज है, वो तो इस व्यवस्था में कहीं महत्वपूर्ण है ही नहीं। इस व्यवस्था में अधिकार भोग रहा है संविधान से प्राप्त होकर SC ST OBC पर, मुसलमान नहीं भोग रहे, उन्हें तो बहुत ही कम स्थिति मिली। संविधान बदलने के निशाना जो है वो आरक्षण पर है, इसलिए बार बार आरक्षण की समीक्षा की बात होती है। समीक्षा मतलब इसे खत्म या बदलने की स्थिति, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश का SC ST OBC दिमाग ठिकाने लगा ले। अगर संविधान बदला गया या परिवर्तित किया गया तो सबसे पहले आपके आरक्षण की समीक्षा होगी और इसे ठिकाने लगाया जाएगा आरक्षण को, ठीक है। बाद में मुसलमानों की बारी आएगी, ठीक। और मुसलमानों को कौन से अधिकार, हक अधिकार मिले हुए हैं जो उनकी बारी आएगी? आरक्षण ही मिला हुआ है उन्हें भी, OBC का और SC का कुछ जगह पे, बाकी तो उनके पास भी कुछ नहीं, ठीक। तो जो SC ST OBC का होगा वही मुसलमान का होगा इस देश का, ठीक। और संविधान बदलने के पीछे इनके मूल उद्देश्य बस यही है, या परिवर्तित करने के। तो किसी गलतफहमी मत रहिए, अगर संविधान को छेड़ा गया तो बस आरक्षण पर ही वार होगा। और इस देश का SC ST OBC अगर अभी भी, बहुजन अभी भी किसी गलतफहमी में सो रहा है कि वो मुसलमानों का हित करने के लिए संविधान बदलेंगे, तो दिमाग ठिकाने लगा लो। उन्हें मुसलमानों से नफरत नहीं है, उन्हें आपसे नफरत है, ठीक है। वो आपके आरक्षण के विरुद्ध आर्टिकल लिखते हैं। IITs में, IIMs में SC ST OBC के बच्चे आत्महत्याएं करते हैं, मुसलमानों के नहीं करते, ठीक है। जातिवाद की वजह से SC ST OBC की महिलाओं के बलात्कार होते हैं, मुसलमानों की महिलाओं के नहीं होते, अपवादों को छोड़ के, ठीक है। गाली जो इस देश में चलती हैं वो मुसलमानों के नामों पर नहीं हैं, वो SC ST OBC के नामों पर चलती हैं सारी गालियां, और महिलाओं के नामों, ठीक। तो आप अपनी आंखों को खोल के देखिए, अपने आसपास पैरों के नीचे से जमीनें खींचने की तैयारी है। और चूंकि हम इस बात को समझते हैं कि ये चुनाव कितना गंभीर और निर्णायक है, इसलिए हम अपनी ऊर्जा इस फोकस कर रहे हैं कि कोशिश करें कि चुनाव तक हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों से परिचित कराएं, ठीक। ये समय मजे और मस्ती का नहीं है, निर्णायक समय है। अगर ये समय चूक जाओगे तो आपको आगे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें बदली जाएंगी, हक अधिकार खत्म किए जाएंगे, और फिर आपको फिर जमीन पे उतरने, वो दिन आएगा जब जमीन पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि अभी सो रहे हो, तब आगे चलकर जमीन पे उतरना भी पड़ेगा, ठीक। तो ये पूरा योगी आदित्यनाथ के आर्टिकल का मुआयना था, हमने इसे मूल्यांकन पर लिया और इसकी सर्जरी की, और सर्जरी के अंदर से एक छोटा सा अल्प विकसित दिमाग हमारे सामने आया, जो वो दिमाग जो कि एक जातिवादी मानसिकता के व्यक्ति का संकुचित दिमाग होता है, छोटा सा नैरो, ठीक, वो निकलकर हमारे सामने आता है। इसके बाद अब इस प्रमाण के लिए कि चलिए तो लेख है, वो कहेंगे तो लेख ही है, आरक्षण से घृणा के कुछ मामले दिखाइए। तो अब हम चलते हैं IIMs की तरफ। आरक्षण से घृणा और आरक्षण प्राप्त बच्चों से घृणा कैसे वहां पर सबसे भारत की सबसे उच्च संस्थाओं में ये जातिवाद और आरक्षण से घृणा का खेल कैसे चलता है। चलिए उस डेटा की तरफ और चलते हैं, उस खेल को समझते हैं। क्या क्या सहना पड़ता है इस देश के SC ST OBC के बच्चे को जब वो परीक्षा पास करके सबसे ऊंची संस्थानों में, IITs में, IIMs में जाता है। हम IIMs को लेके चलते हैं, क्या है पूरा मामला, ठीक। चलिए, तो हमने कुछ सर्च किया आर्टिकल्स को लेके कि क्या होता है। तो देखिए हमारे सामने कुछ आर्टिकल्स आए, ये कहते हैं कि जन चौक ये कहता है कि IIT जैसे उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दलित, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के छात्रों
के प्रति क्यों है इस कदर घृणा। ये पूरा आर्टिकल छपा था कि ये कहते हैं, इन्होंने कई लोगों से बातचीत करके हमारे सामने ये पूरा मटेरियल रखा। आईआईटी जैसे हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, उच्च लेवल के संस्थानों में जो एससी एसटी ओबीसी के बच्चे हैं, इनके प्रति घृणा क्यों है, आरक्षण से घृणा और इन बच्चों से घृणा, बात तो एक ही। ठीक, चलिए देखते हैं क्या ये मामला है और ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। देश के सबसे अच्छे सो कॉल्ड तथाकथित सबसे अच्छे शैक्षणिक संस्थानों में, ठीक, तो गांव खेड़े के स्कूलों में क्या होता होगा बताने की मुझे जरूरत है। आगे देखिए, आईआईटी जैसे उच्च संस्थानों में दलित आदिवासियों के साथ छात्रों के साथ घृणा। ये अभी का 2023 का ही आर्टिकल है, पुराना आर्टिकल नहीं है, अभी की बात हो रही। ठीक, आईआईटी बॉम्बे के छात्र, देखिए आईआईटी बॉम्बे के छात्र दर्शन सोलंकी ने गत 19 फरवरी को, ये 2023 का है, आत्महत्या कर ली थी। एक दलित प्लम्बर का पुत्र दर्शन सिर्फ 18 साल का था और केमिकल इंजीनियरिंग के दूसरे सेमेस्टर में था। वे अपने परिवार का पहला स्नातक बनने का सपना पाले हुए मुंबई पहुंचा था। ये आपके महानगरों की बात हो रही है, मुंबई की बात हो रही है। ठीक, कुछ मूर्खों को मैंने ये कहते सुना है कि अब कहां जातिवाद होता है। ठीक है, मुंबई में जातिवाद हुआ, ठीक, शहरों में ही जातिवाद हो रहा है। ऑब्वियसली आईआईटी जैसे संस्थान कोई गांव खेड़ों में तो होते नहीं, ये तो शहरों में ही होते हैं, तो जातिवाद भी शहरों में ही हो रहा है। ठीक, आगे देखिए, लेकिन इतने बड़े उच्च शैक्षणिक संस्थान में व्याप्त संस्थागत जातीय घृणा ने इस मासूम सपने का दम घोट दिया। 18 साल के बच्चे की हम बात कर रहे हैं। 18 साल की युवावस्था में कोई व्यक्ति यह नहीं जानता कि वो किस जात में पैदा हुआ और निम्न जाति में पैदा होने के कारण उसका कोई दोष हो गया। वो सिर्फ पढ़ता है और किसी तरह से परीक्षा पास करता है, अपने जीवन के बेहतर भविष्य के लिए वो अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़कर आगे बढ़ना चाहता है। ठीक, पर वहां जातिवादी मानसिकता के सांप बैठे हुए हैं, अजगर कह लीजिए। ये ऐसे कमजोर बच्चों को, जिन्हें नहीं पता दुनियादारी क्या है, छोटे बच्चे, इन्हें निगलने के लिए वहां पर बैठे रहते हैं। ये अजगर सुनिश्चित करते हैं कि कमजोर वर्गों के बच्चे पढ़ लिख कर ऊंचे पदों पर ना जाए, उनके घरों में खुशहाली ना आए। चलिए पूरा मामला क्या है थोड़ा हम आगे देखते हैं। ठीक, दर्शन की मौत ने एक बार फिर हमें झकझोर कर इस बड़े संस्थान और हमारे समाज में व्याप्त इस घृणा को समझने के लिए मजबूर कर दिया। आगे देखिए, 2016 में हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोध छात्र रोहित वेमुला को इस भेदभाव के चलते विश्वविद्यालय के छात्रावास से बाहर निकाल दिया गया था। लंबी मानसिक यंत्रणा के बाद वेमुला ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से भेदभाव के खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा हो गया। लेकिन दर्शन की आत्महत्या ने साबित कर दिया कि इन परिसरों में ये घृणा कम होने का नाम नहीं ले रही। 2023 का आर्टिकल है दर्शकों। रोहित वेमुला मरे, चाहे दर्शन सोलंकी मरे, चाहे डॉक्टर पंपोष मरे, जो जातिवाद की घृणा है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसके केंद्र में धर्म आधारित ये सत्ता है। ठीक है, इसके केंद्र में हिंदू राष्ट्र का विचार है। जितना आप इस विचार को मजबूत करोगे उतनी जातिवादी मानसिकता मजबूत होती चली जाएगी। हिंदू राष्ट्र के केंद्र में कोई मुसलमानों से घृणा का विचार नहीं है। ये बड़ी गलतफहमी है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुसलमानों पे बहुत अत्याचार होंगे, ये सब हो। इसके केंद्र में इस देश के शूद्रों से घृणा का भाव ज्यादा है। अगर किसी को गलतफहमी हो कि हिंदू राष्ट्र मुसलमानों के विरुद्ध है तो अपनी गलतियां सुधार ले। ये हिंदू राष्ट्र शूद्रों के विरुद्ध है। इसके केंद्र में शूद्रों से घृणा है। ठीक, मुसलमान सेकेंडरी लेवल पे आते हैं, प्राथमिक स्तर पर शूद्रों से घृणा है। ठीक, तो जिस हिंदू राष्ट्र में अगर कोई किसी तरह का एडजस्टमेंट करना चाह रहा हो, वो सोच रहा हो कि चलो मुसलमान मरेंगे हमें क्या, वो अपने दिमाग ठिकाने लगा ले कि हिंदू राष्ट्र मुसलमानों के विरुद्ध नहीं है, शूद्रों से घृणा के विरुद्ध है। क्योंकि आपके समाज में सबसे ज्यादा घृणा शूद्रों से, मुसलमान तो सेकेंडरी स्तर पे। ठीक, आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। चलिए,
दिसंबर 2021 में के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में बताया कि 2014 से 2021 के बीच आईआईटी, आईआईएम और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुल 122 छात्रों ने आत्महत्याएं की हैं, जिनमें से 24 अनुसूचित जाति के, 3 अनुसूचित जनजाति के, 41 अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के और 3 अल्पसंख्यक थे। देख लीजिए दर्शकों, यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूं, यही तो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक, इन कमजोर वर्गों से कुल संख्या 71 थी और यानी 58%। तो धर्मेंद्र प्रधान एक सवाल के जवाब में ये कह रहे हैं कि 2014 से 21 के बीच में आईआईटी, आईआईएम और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कुल 122 छात्रों ने आत्महत्याएं की हैं। उनमें से 71 लोग बच्चे जो हैं वो एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय के और अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, यानी 58% लोगों ने आत्महत्याएं जो की वो जातिवाद के कारण की। आप इस डेटा को इस तरह से भी रीड करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि आईआईटी, आईआईएम, केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में मात्र 2014 से 21 के बीच में जो 122 सरकार के हिसाब से मरे, ठीक है, मरे हैं बच्चे, इनमें से 58% बच्चे निम्न जाति वर्ग के हैं या अल्पसंख्यक वर्ग के हैं और ये जातिवाद के कारण मरे बाकी के बच्चे भी हैं, लेकिन उनके मरने के कारण दूसरे। ये एससी, एसटी, ओबीसी के जो बच्चे हैं ना, ये जातिवाद के कारण मरे हैं। ये प्रश्न भी इसी संदर्भ में था, जवाब भी इसी संदर्भ में है। ये लिखने वाले ने थोड़ी चालाकी की है हालांकि, लेकिन आप इसे इस तरह से देखिए, ठीक है। तो जातिवाद के दंश से 58% लोग बच्चों ने आत्महत्या की आपके आईआईटी, आईआईएम में टोटल आत्महत्याओं में से। ये आपके आंकड़े। और जो मैं बात कह रहा था कि हिंदू राष्ट्र का विचार शूद्रों के विरुद्ध है, तो ये आंकड़े आपको खुद गवाही दे देंगे। 122 छात्रों में से 24 अनुसूचित जाति के। एससी समाज के प्रति सबसे ज्यादा घृणा है, अछूत भी एससी समाज के लोगों, 24 उनके मरे। अनुसूचित जनजाति एसटी समाज फिर इसके बाद 3 मरे हैं और ओबीसी समाज से 41 बच्चे मरे। ठीक है, संख्या भी ज्यादा होती है ओबीसी की तो मरे भी 41। ठीक, और 3 अल्पसंख्यक थे। अल्पसंख्यक में कौन होगा? या तो मुसलमान होंगे या ईसाई होंगे। ईसाई तो कम ही होते हैं, ज्यादातर मुसलमान मान लीजिए, मुसलमान या ईसाई दोनों में ले लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि घृणा तो हिंदू राष्ट्र के पीछे घृणा जो है वो शूद्रों से है। और ईसाई मुसलमानों के तो 3 ही बच्चे मरे। ठीक, मरे तो ज्यादा एससी, एसटी, ओबीसी के जातिवाद के कारण। ठीक, तो ये आंकड़े खुद अपने आप में गवाही दे रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, आंकड़े ही बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं, जातिवाद से मरे बच्चों के आंकड़े बताते हुए, ये धर्मेंद्र प्रधान बता रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरे हिंदू राष्ट्र का विचार शूद्रों के विरुद्ध है, मुसलमान बाद में है। आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। ये डेटा आप देख लीजिए। अगर आपको अभी भी गलतफहमी है और प्रयोग कर लीजिएगा, अपन और भी तरह के डेटा आगे भी लाएंगे, उसमें भी देख लीजिएगा। ज्यादातर आत्महत्याएं, ज्यादातर मामलों में ये पूरे हिंदुत्ववादी व्यवस्था, धर्म वाली व्यवस्था एससी, एसटी, ओबीसी के विरुद्ध होती है। दिस इज व्हाट द फैक्ट, दिस इज व्हाट द डेटास आर। डेटा यही तो बता रहे, और यही मैं इतनी देर से कह रहा हूं कि अगर किसी को गलतफहमी है कि हिंदू राष्ट्र का विचार मुसलमानों के विरुद्ध है या ईसाइयों के विरुद्ध है, तो गलतफहमी है आपकी। उनकी रक्षा करने के लिए मुसलमानों के लिए तो 100 देश हैं और ईसाइयों के भी बहुत ताकतवर देश हैं, उन्हें तो सपोर्ट मिल जाएगा। एससी, एसटी, ओबीसी को कौन सपोर्ट करने वाला है? इनका तो कोई देश भी नहीं, दुनिया में कोई बात भी नहीं करेगा। मुसलमानों पे तो जरा सा एक हमला हो जाए तो पूरे अरब देश खड़े हो जाते हैं एक टांग से, सरकार की 2 टांग खींच लेते हैं और तीसरी लटका देते हैं, जवाब देते नहीं बनता। यही स्थिति ईसाइयों की। ईसाइयों पे ज्यादा 3-5 करोगे, अमेरिका कान ऐड देगा भी। एससी, एसटी, ओबीसी वाले बताएं, इनके लिए कौन सा देश खड़ा है? इनके लिए खड़ा कौन था डॉक्टर अंबेडकर को छोड़ के? तो इस चीज को आप समझिए कि पूरे हिंदुत्व का और हिंदू राष्ट्र का विचार शूद्रों के विरुद्ध है। ये आपके आईआईटी, आईआईएम और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डेटा बता रहा है, जातिवाद के कारण इतने लोग मरे। ठीक है, और इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के 3 ही छात्र हैं। कम भी होते हैं लेकिन वो मरते भी कम है। पूरा भेदभाव एससी, एसटी, ओबीसी के छात्रों को झेलना पड़ता है। ठीक, तो पूरा विचार ही यहां पे किसके विरुद्ध है?
अपनी गलतफहमियां ठीक कर लीजिए, ये डेटा आपके दिमाग ठिकाने लगा देगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं कि जातिवाद कैसे किया जाता है इन बड़े संस्थानों में, जातिवाद लुक छुप तरीके से कैसे अंजाम दिया जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है दर्शकों, आपका भी आपको बहुत मजा आएगा। आगे देखिए, बीच बीच में इन संस्थानों में भेदभाव की तमाम घटनाएं मीडिया में भी आती रहती हैं। जैसे आईआईटी खड़गपुर में अप्रैल 2021 में अंग्रेजी की तैयारी करने वाली अंग्रेजी की तैयारी करने वाली कक्षा में टीचर सीमा सिंह ने दलित आदिवासी छात्रों को खुलेआम गालियां दी थी। बहुत बढ़िया, मैं हंस रहा हूं दर्शकों, आप भी हंस सकते हैं। ये हिंदुत्व का झंडा पकड़ के मुसलमानों से लड़ने जाते हैं, ये इनकी औकात है। देखिए, आईआईटी खड़गपुर में अप्रैल 2021 में अंग्रेजी की तैयारी करने वाली कक्षा में टीचर सीमा सिंह ने, बहुत बढ़िया, ठीक है, नाम से महिला लगती है, दलित आदिवासी छात्रों को खुलेआम गाली दी। अब पूछो कि इस टीचर सीमा सिंह को दलित आदिवासियों के बच्चों से नफरत क्यों है? अगर वो अच्छा नहीं पढ़ते होंगे क्लास में, तो क्लास में तो सवर्णों के बच्चे भी गधे होंगे ना। हर क्लास में तो हर जाति वर्ग का बच्चा गधा हो सकता है। क्या उसने सवर्णों को गालियां दी? क्या उसने अपनी ठाकुर समुदाय या बामन समुदाय के लोगों को गालियां दी? फिर केवल एससी एसटी दलित आदिवासियों के बच्चों को गालियां क्यों? और अगर ये नहीं पढ़ रहे तो इस टीचर का काम अच्छे से पढ़ाना है, और अगर ये पढ़ा नहीं सकती तो ये नौकरी छोड़ के चली जाए। भाई, लाखों की तनख्वाह किस बात की मिलती है? अगर कोई मास्टर बच्चों को पढ़ाने में असक्षम है तो उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए ना। बच्चों के दोष थोड़ी है, मास्टर की अयोग्यता है कि बच्चों को पढ़ा नहीं पा। तो आईआईटी खड़गपुर का ये मामला है। आईआईटी में पहुंचकर भी आपको जाति की गालियां खानी पड़ती हैं, आप वहां पर भी नहीं बच पाते। गांव खेड़े में क्या होता होगा, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता इसकी, गांव खेड़े में क्या होता होगा। ठीक, इसके बाद काफी विरोध प्रदर्शन के बाद आईआईटी ने उन्हें निलंबित कर दिया। देख लीजिए, ठीक, केवल निलंबित, सस्पेंड होंगी, बाद में आ गई होंगी। ठीक, फिर 2 लाख 2.5 लाख की तनख्वाह लेने लगी होंगी, फिर गालियां बकती होंगी। ऑब्वियस है, उनके दिमाग में जातिवाद है तो गाली भक्ति होंगी। आगे देखिए, देश भर में सांप्रदायिक कट्टरता तथा हिंदुत्ववादी राजनीति के उभार के बाद से उच्च वर्ण वर्चस्व और निम्न जातियों के प्रति घृणा का उभार भी बढ़ रहा है। तो दर्शकों, ये आर्टिकल वाला भी यही बात कह रहा है, मैं खुद यही कह रहा हूं कि हिंदुत्व का उभार होगा तो वर्ण व्यवस्था का वर्चस्व और निम्न जातियों के प्रति अत्याचार अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। इससे आप बच नहीं सकते, आप कुछ भी कर लीजिए। हिंदू धर्म, हिंदुत्ववादी विचारधारा, धर्मांध विचारधारा उभरेगी तो जातिवाद रूपी दंश बढ़ेगा और आपको ये सब सहना पड़ेगा। अगर अभी भी कोई इन जातिवाद धर्मांध लोगों के पक्ष में खड़ा है और अगर एससी एसटी ओबीसी समुदाय से है तो तैयारी कर ले, आपके बच्चों के साथ स्कूल कॉलेज में ये सब होने वाला है। ठीक है, आप वोट देते रहो, कोई परेशानी नहीं है, पर तुम्हारा बच्चा आईआईटी आईआईएम में जाकर जब जाति की गालियां खाएगा और नंबर कम लेगा, अगर ये सह सकते हो तो बना लो हिंदू राष्ट्र। आगे देखिए, घृणा उभार पर है और साथ ही गांव मोहल्लों से लेकर उच्च शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों तक जातीय भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाएं भी बेलगाम होती जा रही है। दर्शकों, इस पे तो मैंने स्ट्रीम की हुई थी, कैसे एससी एसटी ओबीसी वर्ग पर अत्याचार बढ़ते चले गए। डेटा है, पूरा सरकार का ही डेटा है, इस पर मैंने एक लंबी स्ट्रीम की थी, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आरक्षण और भेदभाव वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा। ठीक, आगे देखिए, आदर्श स्थितियां तो यह हैं कि हर संस्थान को स्वयं को भाषा, जाति, वर्ग, लिंग और धर्म आधारित सभी व्यवधानों से मुक्त करना चाहिए, ताकि हाशिए पर धकेल दिए गए समूह के लोग वहां बेहिचक आकर अपनी योग्यता और नियति गढ़ सकें। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या है इन संस्थानों के द्वारा अपने परिसर में होने वाली जाति भेदभाव। ठीक है, जाति भेदभाव और उत्पीड़न की घटना को नजरअंदाज करना, स्वीकार करना और शिकायतों को दबाना, अस्वीकार करना और शिकायतों को दबाना तथा हतोत्साहित करना। बड़े उच्च संस्थानों में अगर आपने जातिवाद की शिकायत कर दी तो आपका वहां पे पढ़ना बहुत मुश्किल है, आपको लगभग आधी पढ़ाई छोड़कर भागना पड़ेगा अगर आपने आवाज उठाई, क्योंकि इन संस्थानों में ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज करते हैं, अस्वीकार करते हैं, दबाते हैं, हतोत्साहित करते हैं, अंत में
ये अड्डे हैं इस देश के उच्च शैक्षणिक संस्थान सवर्णों के, जातिवादियों के अड्डे हैं, जहां बैठकर, मैं कहूंगा ये प्रयोगशालाएं हैं जहां पर बैठकर ये दलितों के बच्चों पर जातिवाद के प्रयोग करते हैं। ठीक, इस देश के आईआईटी, आईआईएम्स और उच्च संस्थान वो प्रयोगशालाएं हैं जहां पर मनुस्मृति के प्रयोग दलितों के बच्चों पर ये सवर्ण लोग कर रहे हैं। ठीक, अगर मैं खुलकर इस बात को कहूं तो यही हो रहा है। आगे देखिए, इन घटनाओं के प्रकाश में आने से संस्था बदनाम होंगे। इनके नजरिए के चलते उनकी हर संभव कोशिश ऐसी समस्याओं को प्रकाश में आने से रोकने की होती है। नतीजा समस्याएं भीतर ही भीतर बढ़ती रहती हैं, जिनके परिणाम फिर किसी मासूम को आत्महत्या के रूप में चुकाने पड़ते हैं। ठीक, आगे देखिए, अपने परिजन और सामाजिक समूह के द्वारा रोज ब रोज झेले जा रहे अपमान की दलदल से निकलकर ये नौजवान जब विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा और प्रबंधन के इन विश्वविख्यात संस्थानों की दहलीज पर कदम रखते होंगे, तो उस अतीत से पीछा छुड़ाकर एक पूर्वाग्रह रहित परिसर में कुछ नया रचने की उम्मीदें पालना शुरू कर देते होंगे। ठीक उसी समय जब उन्हें ये एहसास होता होगा कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के द्वारा दिमागी गुहंधकार की अतल गहराइयों में बैठाया गया वह औरंगुटान जहां भी उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, जो पहले ही दिन उनके भीतर कितना कुछ टूट जाता होगा, ये सारे दलितों के बच्चों को वहां स्कूल में झेलना पड़ता होगा। ज्यादातर आरक्षण वाले छात्रों का मानना है कि सवर्ण छात्र आरक्षण की वजह से उनसे घृणा करते हैं। वे सोचते हैं कि इन्हें आरक्षण देकर खुद सवर्ण छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है। वे आरक्षण के पीछे के ऐतिहासिक सामाजिक पिछड़ेपन पर बात किए बिना मेरिट का समर्थन करते हैं। ठीक, आगे देखिए, आईआईटी बॉम्बे में बीटेक प्रथम वर्ष की एक कक्षा में एक प्रोफेसर सवाल करता है। अब देखिए दर्शकों, ये बड़ा रोचक मामला है, किस तरह से जातिवाद ये लोग करते हैं और कैसे बताते हैं कि ये कोटे से आए बच्चे हैं। सारे बच्चों को मास्टर खुद बता देता है कि देखो ये एससी एसटी कोटे के बच्चे हैं, ताकि इन बच्चों के साथ जातिवाद वहां शुरू हो जाए। मतलब सिस्टम कैसे काम करता है। अब देखिए, एक सवर्ण किस चालाकी से दूसरे बच्चों को बताता है कि देखो एससी एसटी ओबीसी के बच्चे हैं। इसका टिपिकल उदाहरण देखिए। ठीक, आईआईटी बॉम्बे में बीटेक प्रथम वर्ष की एक कक्षा में एक प्रोफेसर सवाल करता है कि यहाँ कोटे से कौन कौन है। इस सवाल के ध्रुत मंतव्य को समझे बिना रिजर्वेशन कोटे वाले मासूम छात्र खड़े हो जाते हैं। उसी दिन से उन पर कोटे का ठप्पा लग जाता है, जबकि ये पहचान उजागर करवा कर और उनके सीधेपन को उपहास का पात्र बनाकर वह प्रोफेसर बड़े आराम से बोल देता है कि मेरा आशय राजस्थान के कोटे शहर से तैयारी करके सिलेक्ट हुए छात्रों से था। देखिए दर्शकों, ये होता है बच्चों के साथ जब वो उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जाते हैं। तो ये खेल चलता है कि एक सवर्ण प्रोफेसर बड़े आराम से आकर सबसे पहले पूछता है, ये तो आपने सबने हमने सब नहीं देखा, ये कोई नई बात तो है ही नहीं। केवल आईआईटी नहीं है, सभी जगह होता है। आप स्कूल में पढ़े होंगे, वहां आकर मास्टरनी बड़े बेवकूफाना अंदाज में पूछती है कौन कौन कोटे से है, और आप और हम जो भी बच्चे होते हैं वो सब बेचारे हाथ खड़ा कर देते हैं। हाँ भैया, हमें CST समुदाय के नीच लोग, ठीक, पहचान लो हमें, आगे हमारे साथ भेदभाव करते रहना। ठीक, तो ये हम सबके बच्चे भोगते हैं, ये हम सब ने भोगा। आपने भी भोगा होगा, अगर आप SC ST OBC होंगे तो आपने भोगा होगा। बड़ी मासूमियत से आपने अपने हाथ खड़े कर दिए होंगे, और उस सवर्ण मास्टरनी ने, प्रोफेसर ने स्कूल कॉलेज में ही आपको नीच जात का घोषित करवा दिया होगा। और जो सवर्ण होंगे वो बड़े अच्छे से हाथ नीचे करके, छाती चौड़ी करके बच्चे बैठे होंगे, और वहीं से तय हो गया होगा कि बेटा ये नीच हैं, तुम ऊंच हो, ये कोटे वाले हैं, और अब इनके साथ तुम्हें भेदभाव करना शुरू कर दो, स्कूल से कर दो। ये स्कूल से शुरू हो जाता और ये चलता रहता। तो जातिवादी मास्टर इस तरह से इस पूरे खेल को खेलते रहते हैं। ये तो आईआईटी का उदाहरण दे रहे हैं। ये आईआईटी क्या होता है, ये तो हमने स्कूल कॉलेज से भोगा है, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा हुआ है, इसमें कोई नई बात तो कुछ है। ठीक, आईआईटी में भी ये खेल चलता है, और वहां पहचान करवा दी जाती है शुरू में ही कि भैया ये सब कोटे वाले बच्चे हैं, और करो इनके साथ जो करना है, मारो इनमें से कुछ लोगों को जाति की गालियां बक बक के। ठीक, इसके बाद तो इन छात्रों को क्लास में, कैंटीन तक और पुस्तकालय में गलियारों तक हर जगह देखिए मुफ्तखोर या छात्रवृत्ति का लेबल लगाकर टांग दिया जाता है,
और हम और वे का अलग अस्तित्व में आ जाता है, जो आगे हमेशा के लिए बना रहता है। हाँ, ये तो चलता रहता है, हम सब जानते हैं इस चीज को, ठीक है। स्कूल कॉलेज में खुलेआम होता है, केवल आईआईटीज में नहीं है, सभी जगह होता है। और फिर तो पता ही है, मतलब कोई आरक्षण से आया है, मतलब वो दुनिया का सबसे बड़ा हरामखोर है एक सवर्णिक बच्चे की नजर में, और वो किस घृणा के पात्र से देखते हैं। और मुद्दा आरक्षण का नहीं है, मुद्दा नीचता का भी है, छुआछूत का भी है, और हीनता का भी है, ठीक। सवर्ण लड़कियां उन्हें, उन लड़कों को जो निम्न जाति के हैं, उन्हें हे दृष्टि से देखती हैं और उन्हें अपने जीवन संगी के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकती। और सवर्ण लड़के निम्न जाति की लड़कियों के प्रति भी यही दृष्टिकोण रखते हैं, और वहीं से एक खाई बन जाती है। तय हो जाता है कि सवर्ण बच्चे आपस में तो रोटी बेटी संबंध करेंगे, एक दूसरे को पसंद करेंगे, पर नीच जात के लोगों से वो दूरी बना के रखें। जातिवाद बना रहेगा। हाँ, लव मैरिजेस होंगी, सवर्णों की आपस में होंगी, अपवादों को छोड़ के सवर्णों के नीचों के संग, एससी एसटी ओबीसी के संग संबंध नहीं रहेंगे, ठीक है। ये पूरा सिस्टम डिजाइन है, पूरा सिस्टम, पूरा शैक्षणिक तंत्र इस तरह से डिजाइन है कि मनुस्मृति के प्रयोग यहां पर बच्चों पर नाना प्रकार से किए जाते हैं, ठीक। ये इस तरह से तो पहले घर आकर जातिवाद किया जाता था, अब स्कूल में बुलाकर आपके बच्चे के साथ जातिवाद किया जाता है। इसलिए मैं मनुस्मृति के प्रयोग का अड्डा कहता हूं इन संस्थानों को, कि वास्तव में कुछ नहीं कर रही है, हमारे बच्चों के साथ प्रयोग करते हैं वहां, ठीक। आगे देखिए। आईआईटी बॉम्बे में शुद्ध शाकाहारी यानी लहसुन प्याज भी ना खाने वालों के लिए एक अलग स्थान निर्धारित है। हालांकि वहां ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगा है। उस स्थान पर गलती से बैठ जाने वाले दलित आदिवासी छात्रों को कई बार अपमानजनक तरीके से रोका हटाया जाता है। अब ये भी देख लीजिए, ये भी नहीं आईआईटीज में ही हो रहा है आपके, ठीक। यही लोग जाकर अमेरिका, ये आईआईटीज में पढ़े लोग फिर अमेरिका यूरोप जाएंगे और वहां जाकर जातिवाद नहीं करेंगे। मतलब सोचो जरा, ये दो कौड़ी के जातिवादी लोग अपना खाना भी अलग बेंच पर बैठकर खाते हैं, कहते हैं शुद्ध लहसुन प्याज ना खाने वालों की बेंच, ठीक। जबकि ये सब सब खाते हैं, लेकिन ड्रामा इतना ज्यादा करते हैं, वहां ये बामन हो जाते हैं, ठीक। और इनकी बेंच पर अगर कोई बैठ जाए तो फिर जाति सूचक गालियां खाने के लिए तैयार रहिएगा। ये आईआईटी आईआईएम से पढ़े हुए बच्चे हैं और ये कहते हैं कि अमेरिका में ये जातिवाद नहीं करते, मतलब यहां से पढ़ते समय ही जातिवाद करना शुरू कर देते हैं। फिर अमेरिका यूरोप जाकर ये क्या जातिवाद करते होंगे जब इनके हाथ में वो ताकत आती होगी और इनके नीचे कोई दलित नौकरी के लिए आ जाता होगा, उनके लिए तो वो सेवक गुलाम ही रहता होगा, ठीक। ये स्थिति। आगे देखिए। ये छात्र जिन परिवार परिवेश से निकल कर आते हैं, वहां की चाल ढाल, पहनावा, बातचीत का तरीका, त्वचा का रंग और रक्षता बगैर इन्हें पैसे वाले और सवर्ण परिवारों के छात्रों की परमार्जित बोली, भाषा, तौर तरीके और लहजे से अलग पहचान लिया जाता है। यह भी हो जाता है कई बार दर्शकों, ये तो हम जानते हैं सामाजिक व्यवस्था में सवर्णों के पहनावे, बातचीत, साधन संपन्न है, उनके बच्चे अलग पहचाने जाते हैं क्योंकि संपन्नता रहती है, ठीक। गरीबों के बच्चे अलग पहचाने जाते हैं कि उन पे कपड़े तक अच्छे नहीं रहते, ठीक। हो सकता है कि टेनिस कोर्ट में, जैसे हो सकता है कि टेनिस कोर्ट में, आईआईटीज की बात हो रही है ना, इसलिए टेनिस कोर्ट की बात हो रही है, हो सकता है कि टेनिस कोर्ट में आरक्षित समूह का छात्र बहुत सदे हुए शॉट ना लगा पाए, क्योंकि हो सकता है टेनिस खेलने का उसके जीवन में पहला मौका हो, उसके पास अच्छे जूते या टेनिस की कोचिंग के लिए अतिरिक्त पैसे की व्यवस्था ना हो सकता है कि उसकी अंग्रेजी बोलने की टोन पर उसकी मातृभाषा या बोली का असर हो। ज्यादातर ये छात्र ज्यादा फीस वाले महंगे संस्थानों में पढ़कर या कोचिंग करके नहीं आते हैं, जिसकी वजह से इनकी मेरिट भी उतनी ऊंची नहीं होती, ठीक। ये एससी एसटी ओबीसी छात्रों की व्यथा है और उसमें उनकी गलती नहीं है। संसाधनों का अभाव और समाज के खास वर्ग में अच्छे से ट्रेंड ना होना, ये उनकी मजबूरी रहती है, ठीक। और इसलिए वो अलग पहचाने भी जाते हैं। इंग्लिश बोलते समय उनकी टोन उतनी अच्छी नहीं है, फ्लेयर नहीं है, भाषा बोलते समय उनकी स्थानीय बोलियों के टोन उनके साथ जुड़ी रहती है, इसके लिए उनके मजाक उड़ाए जाते हैं, क्योंकि ये सब सुधारने के लिए उनके पास कोचिंग, एनवायरनमेंट और चीजों को बेहतर करने के संसाधन नहीं थे।
तो उनकी इस कमजोरी के लिए उन्हें लानतें दी जाती हैं और जीवन भर उन्हें ये गालियां और लानतें खानी होती हैं, और कहते हैं जातिवाद नहीं होता। ठीक, आगे देखिए। कारण कोई भी हो सकता है, अंदर पहले से बैठी हुई नफरत की वजह से वे इनकी किसी भी बात का मजाक बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर बात है कि दिमाग में नफरत हो तो आप मजाक बनाने के 100 तरीके ढूंढ लेते हैं। हालांकि ये कमियां सवर्णों में भी होती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपने लोगों को माफ करके चलते हैं ना। मजाक बनाने में छात्रों के साथ साथ प्रोफेसर और ऑफिस कर्मचारी से लेकर गार्ड तक कोई भी शामिल हो सकता है। ये परिस्थितियां इनके भीतर धीरे धीरे अवसाद भरती रहती हैं। शिकायत के प्रति संस्था का टालमटोल वाला रवैया इस अवसाद को खतरनाक अंजाम तक पहुंचाने का कारक बन जाता है। ठीक है, आगे देखिए। जाति घृणा की जड़ें हमें समाज के पोर पोर तक धसी हुई हैं, इतनी गहरी कि उच्च शिक्षा और तकनीक के संस्थानों का परिवेश भी इन्हें बदल नहीं पा रहा। हम बार बार इस एहसास से रूबरू होते हैं कि हमारा पारिवारिक सामाजिक परिवेश हमें बौंदा बना रहा है। ठीक, ये समस्या सिर्फ किन्हीं दलित, आदिवासी या पिछड़े वर्ग या अल्पसंख्यकों की नहीं है, ये पूरे भारतीय समाज के अस्तित्व का संकट है। जाति एक ऐसी बीमारी है जो आज भी सबके जीवन को नर्क बनाए हुए, ये असंख्य दिमागों में जहर बनकर बैठी है और पूरे परिवेश को विषाक्त बनाए हुए है। पूरे समाज में वैज्ञानिक नजरिया और विज्ञान की संस्कृति के विकास के मार्ग की ये सबसे बड़ी रुकावट है। ठीक है, आगे देखिए। हाल ये है कि भारत में जाकर पश्चिमी देशों में नौकरी या व्यवसाय कर रहे तथा वहां की नागरिकता ग्रहण कर लिए लोग भी ये जहर अभी तक बना हुआ है। ठीक है, ये वेस्टर्न चले जाते हैं, ऑब्वियसली आईआईटी से पढ़कर, जातिवाद सीखकर, ट्रेंड होकर, ये जब ये एक सवर्ण मानसिकता का व्यक्ति अमेरिका यूरोप जाएगा तो वहां जातिवादी तो करेगा ना। ये तो ये कर ही रहा है, यहां से करते हुए जाता है। समझो, अपने लिए एक अलग लहसुन प्याज वाली बिगर बेंच पे बैठ के खाना खाते हुए ये अमेरिका यूरोप जाता है पढ़ लिख कर, तो वहां भी तो यही करेगा ना, जातिवाद। ठीक, अभी तक बना हुआ है। इसी वजह से बड़े बड़े विदेशी संस्थानों में भी लिंग, नस्ल, त्वचा के रंग, संप्रदाय जैसे भेदभाव प्रचलित रूप से साथ साथ अब जाति भेदभाव को भी शामिल किया जाने लगा हुआ है। ठीक है, 2020 में अमेरिकी कंपनी टिस्को ने कैलिफोर्निया में जाति भेदभाव की एक घटना को प्रकाश में आने के बाद तो गूगल, फेसबुक, एप्पल जैसे सिलिकॉन वैली की कई कंपनियों में भेदभाव की सैकड़ों घटनाएं सामने आई। इसलिए इन कंपनियों ने अब भेदभाव के इस रूप के प्रति जागरूकता पैदा करने के पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण चलाए जाने लगे। ठीक, हमारे देश में परिवार और गांव मोहल्लों से प्राथमिक इकाई है जहां से मनुष्य बचपन में ही इस नफरत के संक्रमित होने लगता है। इसीलिए इसके खिलाफ लड़ाई की शुरुआत भी यहीं से करनी। ठीक, वर्तमान प्रभावी राजनीति के विकास की दिशा में इस विषय की खेती पर टिकी है, इसलिए उससे इस हल की उम्मीद करना व्यर्थ है। तो दर्शकों, ये बात हम पहली बार कहते हैं, राजनीति से आप जातिवाद के समाधान की उम्मीद अगर लगा के बैठे हो तो बेकार है। पूरी राजनीति इसी मुद्दे पर टिकी है। समाज में लोग जातियों में बटे रहें ताकि जाति के आधार पर उनके वोट लिए जा सकें। हमारी राजनीति इसको सुनिश्चित करती है, ना कि जातिवाद को खत्म करती। डॉक्टर अंबेडकर जाति के विनाश की बात कहते हैं, जबकि हमारी राजनीतिक व्यवस्था और हमारे राजनेता जातियों को बनाए रखने की बात कहते हैं। एनिलेशन ऑफ कास्ट की बात नहीं कहते हमारे नेता, वो जाति बनाए रखने की बात कहते हैं। ठीक, ताकि वोट जाति के आधार पर आसानी से लिया जा सके। इसलिए राजनीति से जातिवाद खत्म हो जाएगा। ये वो झूठा प्रेम है आपका जो पिछले 70 सालों में कई बार धोखा खाया। ठीक है, किसी की भी सरकार आ जाए, जातिवाद राजनीति से खत्म नहीं होगा। हाँ, जाति के आधार पर वोट लेकर लोग मजे मारकर चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन जातिवाद तब भी खत्म नहीं होगा। इसे समझिए, जातिवाद तब खत्म होगा जब समाज में कमजोर वर्गों को उनके पर्याप्त हक अधिकार मिलेंगे। हाँ, राजनीतिक सत्ता इसमें सहायक हो सकती है कि अगर अच्छा राजनेता सत्ता में आ जाए और वो अपनी शक्ति का उपयोग करके, सरकारी शक्तियों का उपयोग करके जातिवाद के विरुद्ध हक अधिकार दिलाने में सहायक हो, तब ये फायदा हो सकता है। पर कुछ एक नेताओं को छोड़ दें तो ऐसे नेता आए ही नहीं जिन्होंने सत्ता की ताकत से जातिवाद रूपी सांप को कुचलने की कोशिश की हो। हमने तो देखा ऐसे नेता आए जिन्होंने जातिवाद के नाम पर वोट मांगे, जातियों के नाम पर वोट मांगे, सत्ता ली और सत्ता के बाद उन्हीं ब्राह्मणों को गले में लगाकर बैठ गए।
ठीक है, उन्हें ही लगा के बैठ गया। फिर वो हमसे कहते हैं हम इनका उपयोग कर रहे हैं, जैसे इन्होंने हमारा उपयोग किया था। यार ये कैसा उपयोग है यार, मुझे तो समझ से परे। मतलब उन्होंने हम में जूते मारे थे, ठीक, तो हम उन्हें बगल में कैसे बिठाएं? वो हमें बगल में बिठा सकते हैं, लेकिन हम उन्हें कैसे बगल में बिठा सकते हैं? यार हमने जूते खाए उनसे हजारों सालों तक। कैसा प्रयोग है? हमारा वोट लेकर, हमारे क्या बोलते हैं, चुनाव में चंदा लेकर कुछ जातिवादी लोगों को, उच्च वर्ण के लोगों को सांसद विधायक बिठाकर संसद में बिठा दो और कह दो हम इनका उपयोग कर रहे हैं। कैसा उपयोग है यार, मतलब समझ से परे। हमारे लोग क्या मर गए हैं? हमारे लोग नहीं है कि सांसद विधायक बनने के लिए, ठीक। और यही सब करना है तो फिर भाई जरूरत क्या है फिर आपकी? तो इस तरह की राजनीति जब चलती रही ना, तो जाति के आधार पर राजनीति भी होती रही, लेकिन जातिवाद की दिशा में कोई गंभीर सुधार हुए नहीं, ठीक। और अब मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि भाई राजनीति जातिवाद के समस्या को हल नहीं कर सकती। आपको जातिवाद की समस्या के हल के लिए ये लड़ाई जमीनी स्तर पर देश के SC ST OBC को खुद संगठित होकर लड़नी पड़ेगी, ठीक है। अपने मुद्दों पर राजनीति करवानी पड़ेगी। राजनीतिक दल कोई भी हो, उसे मुद्दों पर लाइए, और मुद्दा जातिवाद का है, ठीक। उसे लाइए, आपके नेताओं पर दबाव बनाइए कि वो जातिवाद के मुद्दों पर संसद में राजनीति करें, तब सुधार होगा। या फिर ऐसे नेता खड़े कर लीजिए जो पैदा ही जातिवाद के निराकरण के लिए, एनिलेशन ऑफ कास्ट के लिए ही राजनीति करने के लिए खड़े होंगे। ऐसे नेता तैयार कर लीजिए, तब आप राजनीति से जातिवाद के निराकरण की उम्मीद करिएगा। नहीं तो धोखा खाते रहोगे, जैसे हमारे कुछ महापुरुषों के बाद अब तक खाते आ रहे। आगे देखिए, इसके हल के लिए वैज्ञानिक नजरिया वाले लोगों को अपनी सुरक्षित खोलों से बाहर निकलना होगा और संगठित होकर गांव, मोहल्लों तथा प्राइमरी उच्च शैक्षिक संस्थानों में नियमित शिविर आयोजित करने होंगे। अन्यथा ना तो रोहित वेमुला और इसके पहले शिकार थे, और ना ही दर्शन सोलंकी अंतिम है। ये विषय एक एक करके हमारे बच्चों की जिंदगियों को लील रहा है, ठीक है। तो ये आर्टिकल था, जातिवाद से आपका कुछ समाकरण होगा, राजनीति से इसके उम्मीद मत करिए। संगठित होकर जो लोग जातिवाद में विश्वास नहीं करते, उन्हें जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा, शैक्षणिक संस्थानों तक काम करना पड़ेगा। शैक्षणिक संस्थान जो कि जातिवाद की प्रयोगशालाएं हैं, वहां पर जाकर इसके विरुद्ध माहौल बनाना पड़ेगा, और बार बार जाकर भाषण देना, शिविर आयोजित करवाना और बाकी सब करना पड़ेगा, ठीक। जैसे शैक्षणिक संस्थानों में बामन अपनी रामायण और कथा पुराण खुसेड़ रहा है, वैसे इस देश के शूद्रों को शैक्षणिक संस्थानों में जाकर संगठित होकर अपने ग्रुप, समूह बनाकर वहां जातिवाद के विरुद्ध आयोजन करने पड़ेंगे, ताकि बच्चों के दिमाग में घुस जाए कि ये 1000 लोगों का समूह है। अगर हम जातिवाद करेंगे तो ये लोग खड़े हुए हैं कुटाई करने, ठीक है। इसे थोड़ा समझिए। जातिवादी लोग स्कूल में चौड़े इसलिए होते हैं क्योंकि अभी हम लोग ग्रुप बनाकर वहां पे इसके प्रेजेंटेशंस नहीं देते। इसलिए सवर्णों के दिमाग में गलतफहमी होती है कि इन कमजोर बच्चों के हितों में या इनके संरक्षक के लिए कोई खड़ा नहीं, ठीक। तो ये कुछ चीजें हैं दर्शकों जिन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। राजनीति अपना काम करती रहेगी, पॉलिटिक्स अपने नैरो इंटरेस्ट के लिए काम करती है, करती रहेगी, और उससे उम्मीदें मत रखिए। जातिवाद रूपी सांप और इस दंश को, इस जहर को नष्ट करने के लिए हमें खुद निरंतर इस पे चर्चा, परिचर्चा, बातचीत, जो जैसे काम कर सकता हो, इंटरनेट से लेके जमीनी स्तर पर जिसकी सुविधा जैसी, वहां काम करिए। और स्कूल कॉलेजों को टारगेट करिए जो मनुस्मृति की नई प्रयोगशालाएं बनकर हमारे देश में उभर के सामने आ रहे हैं, ठीक। तो इन मुद्दों पर ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर हम इस निराकरण की दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ाएंगे। हालांकि जातिवाद रूपी समस्या बहुत बड़ी है, इसके निराकरण के लिए बहुत सारे प्रयासों की आवश्यकता, ठीक है। तो आरक्षण से घृणा क्यों, जो हमने मूल टाइटल लिया था, ये हमने पेरियार की जो कंप्लीट वर्क्स थे वहां से लिया हुआ था। चलिए अब उस मुद्दे पर भी चलते हैं, क्योंकि इतना सब हमने जो मूल मुद्दा था वो आपके सामने रखा, और पेरियार जो कह रहे हैं उसके साथ ही हम इस मुद्दे का समापन यहाँ पे करेंगे। चलिए हम देख लेते हैं पेरियार क्या कहते हैं, ठीक। चलिए, तो पेरियार का ये लेख है, ब्राह्मणों को आरक्षण से घृणा क्यों, और ये पेरियार EV रामास्वामी पेरियार का लेख है, 2016 में ये छपा हुआ था, वहां से हमने लिया हुआ है। क्या कह रहे हैं पेरियार, देख लेते हैं।
ब्राह्मण जातिगत प्रतिनिधित्व का विरोध क्यों करते हैं, ये समझना आसान है। यद्यपि उन्होंने कभी सामने आकर ये नहीं बताया कि पद दलित लोगों को ऊपर उठाने में क्या बुराई है। जो लोग इसके खिलाफ हैं वे कहते हैं कि इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए, परंतु यह नहीं बताते कि ये इसे क्यों लागू नहीं किया जाना चाहिए। ये उसका शीर्षक था, ब्राह्मण आरक्षण के घृणा क्यों करते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं पेरियार, देखिए। जाति आधारित प्रतिनिधित्व देना हर राष्ट्र और उसकी सरकार का अधिकार है। ये हर समुदाय को नागरिकों का अधिकार भी है। जाति आधारित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का मूल उद्देश्य है नागरिकों के बीच असमानता को मिटाना। जातिगत प्रतिनिधित्व एक वरदान है जो समान नागरिकों के समाज का निर्माण करता है। अगर अगड़े व प्रगतिशील समुदाय अन्य समुदायों की बेहतरी में रोड़ा अटकाते हैं, तब जाति आधारित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को अपनाने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं बचता। पेरियार जवाब दे रहे हैं कि क्यों आरक्षण ही एकमात्र विकल्प है। ठीक है, जो प्रश्न ऊपर उठ रहा था। आगे देखिए, यही वह राह है जिस पर चलकर यंत्रणा भोग रहे समुदाय को कुछ राहत मिल सकती है। जाति आधारित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की आवश्यकता तब स्वयमेव समाप्त हो जाती है जब सभी समुदायों के बीच समानता स्थापित हो जाती है। ठीक, तो पेरियार कहते हैं कि भाई और कोई तरीका नहीं है, समाज जातियों में बटा हुआ है, अगर आपको समानता लानी है तो जाति आधारित प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा आपको। ठीक, और ये तब समाप्त हो सकता है जब समानता आ जाए, तभी समाप्त हो सकता है। ठीक, और कोई तरीका यहाँ पे दिखाई नहीं देता। हालांकि पुराना आर्टिकल है, काफी पुराना आर्टिकल है, ये उनके कंप्लीट वर्क से है, बहुत पुरानी बात है, पर इसमें सार दिखता है। जब से शासन में भारतीयों की भागीदारी की चर्चा शुरू हुई है, तब से ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य सभी समुदाय जाति आधारित प्रतिनिधित्व की मांग उठा रहे हैं। ब्राह्मणों के अतिरिक्त सभी समुदाय ने उन आंदोलनों में हिस्सेदारी की है जो जाति आधारित प्रतिनिधित्व की नीति को लागू करने की मांग को लेकर शुरू किया गया था। आगे देखिए, ब्राह्मण विशेषकर तमिलनाडु के ब्राह्मणों ने जाति प्रतिनिधित्व को लागू करने की राह में रोड़ा अटकाने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने षड्यंत्र किया, छल किया, अन्य हर तरीके से ये कोशिश की कि एक ऐसी नीति जो सभी पद दलित समुदायों को लाभ पहुंचाने वाली थी लागू ना हो। ब्राह्मणों ने बहुत कोशिश की, तमिलनाडु के संदर्भ में लिखा गया लेख है, आरक्षण लागू ना हो, जाति आधारित प्रतिनिधित्व ना हो, इसको लेकर उन्होंने उस समय गंभीर कोशिशें की। और ये सब चीजों पे न्यूटन जी ने काफी स्ट्रीमें की हुई हैं, वो करते भी रहते हैं, आपको ये सब चीजों के डिटेल उदाहरण भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक, ब्राह्मण जाति प्रतिनिधित्व का विरोध क्यों कर रहे हैं ये समझना आसान है। यद्यपि उन्हें कभी सामने आकर ये नहीं बताया कि पद दलित लोगों को ऊपर उठाने में क्या बुराई है। जो लोग इसके खिलाफ हैं वे कहते हैं कि इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए, परंतु ये नहीं बताते कि इसे क्यों लागू नहीं किया जाना चाहिए। किसी ने अभी तक स्पष्ट शब्दों में यह नहीं बताया कि वे आरक्षण की नीति का विरोध क्यों है। समानता स्थापित करने में क्या गलत है, सभी के समान अवसर उपलब्ध करवाने में क्या गलत है। अगर समाजवादी समाज का निर्माण गलत नहीं है और अगर इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान असमानता समाज को प्रगतिशील बनाया जाना चाहिए, तो हमारे सामने दूसरा रास्ता भी क्या है। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि समाज में कमजोर वर्ग हैं? ठीक है, इसके अतिरिक्त जब हमने समाज का धर्म, जाति और समुदाय के आधार पर वर्गीकरण स्वीकार किया है, तो हमें उन लोगों का रास्ता नहीं रोक सकते जो अपने धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर कुछ विशेष अधिकार मांग रहे हैं। अगर वे अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है, इसमें कोई धोखेबाजी या कपट नहीं दिखाई देता। जातिवाद में लोगों को पिछड़ा बनाया है, जातिवाद ने बर्बादी के सिवाय हमें कुछ नहीं दिया है, जातिवाद ने हमें नीच और वंचित बनाया है। जब तक इन बुराइयों का उन्मूलन नहीं हो जाता, सभी लोगों को जीवन में बराबरी का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक आबादी के आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व अपरिहार्य है। तो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में पेरियार का लेख था उस समय। अगर आप देखें तो आज हम इसे आरक्षण कह रहे हैं, उस समय ये क्या बोलते हैं, कम्युनल अवार्ड्स जो दिए गए थे सांप्रदायिक पंचाट के रूप में, जिसे हमने उस समय ये 1932 का पूना समझौते से देखिए ये हट भी गया था, तब की बात हो रही कि भाई दे दीजिए ना जाति आधारित अनुपातिक प्रतिनिधित्व सभी को दे दीजिए, सेपरेट इलेक्टोरेट सभी को दे दीजिए। ठीक, गलत क्या? ठीक, आगे देखिए, कई समुदाय ने शिक्षा के क्षेत्र में हाल ही में प्रवेश किया है। सभी लोगों को यह अधिकार होना चाहिए कि शिक्षा प्राप्त करें और सभ्य जीवन जिए। हमारे लोगों की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। हमारे लोगों को सार्वजनिक सेवाओं और अन्य सभी क्षेत्रों में कुल आबादी में उनके प्रतिशत के हिसाब से उपयुक्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मामला सेपरेट इलेक्टोरेट का था,
बदलकर इसे आरक्षण किया गया और अब आरक्षण को गाली देकर यह कहा जा रहा है कि इसकी जरूरत क्या है, इसे खत्म कर दो। ठीक है, तो इस तरह से ब्राह्मणवादियों ने पूरे डायफ्राम को पलटा है, चेंज किया है। भाई मामला तो सेपरेट इलेक्टोरेट का था ना 1932 में, भाई हमारी जितनी जाति संख्या है उतनी जगह हमें दे दो, जैसे मुसलमानों को दे रहे हो, जैसे आप ईसाइयों को दे रहे हो, सिखों को दे रहे हो, यहूदियों को दे रहे हो, वैसे उतनी जगह हमें दे दीजिए जितनी हमारी जाति संख्या। मामला ये था, पलटकर इसे आरक्षण पे लाया गया और आरक्षण से लाकर अब ये कहा जा रहा है कि भाई जिन्होंने आरक्षण के लाभ ले लिए उन्हें हटा दो, जो नहीं ले पाए उन्हें इसको दे दो। भैया मुद्दा सेपरेट इलेक्टोरेट का था, 1932 में पृथक निर्वाचन का था। हमारी जितनी संख्या है शासन प्रशासन में उतनी जगह हमारी जाति के हिसाब से हमें दो, क्योंकि बाकी सबको यह दिया जा रहा था। यहां से ये पूरी बात शुरू हुई थी। ठीक, इस संदर्भ में पूरा लेख था। और इस खेल को भी समझिए कि सेपरेट इलेक्टोरेट को डाइल्यूट करके आरक्षण और आरक्षण को डाइल्यूट करके अब आरक्षण के उपवर्गीकरण यानी सब क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है। तो ब्राह्मणवाद इस तरह से काम करता है कि आप ये कहोगे कि भाई देखिए जितनी जिसकी संख्या है उतनी उतनी जगह सबको दे दो, ये सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं ये मत मांगो, इससे बंटवारा, इससे समाज टूट जाएगा, आरक्षण ले लो। फिर आरक्षण दे दिया, चलो ठीक है यार आरक्षण ही दे दो, आरक्षण ले लिया। अब कहते हैं नहीं नहीं, अब आरक्षण में जिन लोगों को आरक्षण के लाभ नहीं मिले इसे भी बांट दो। ठीक, तो ये पूरा खेल इस तरह से काम करता है कि आपको मिले लाभों को ये डाइल्यूट कर देते हैं, इनइफेक्टिव कर देते हैं। खेल इनइफेक्टिवनेस है कि जो भी लाभ मिल रहे हैं उसका लाभ लेकर कोई ऊपर ना आ पाए। दिस इज व्हाट द गेम इज। आगे देखिए, इस देश में हर 100 व्यक्तियों में से केवल 3 ब्राह्मण हैं। आबादी का 16% आदि द्रविड़, 72% गैर ब्राह्मण। ठीक है, क्या सभी को आबादी में उनके अनुपात में नौकरियां नहीं मिलनी चाहिए? ठीक है, स्रोत है कलेक्टिव वर्क्स ऑफ पेरियार, पेज नंबर 165-66 से ये सोर्स लिया गया। यहां से पूरी जानकारी आपके सामने रखी गई है। तो ये पूरा मामला था दर्शकों, और इस तरह से हमने इसे आपके सामने रखा। आरक्षण से घृणा के मामले को